श्री राधा रमण बचते, दिस इज सी निगरा सी फाइनल ईयर एट माई डीएनसी इंटरमीडिएट ईयर 7। तो हमने लास्ट वीडियो में अमेंडमेंट्स का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने सप्लाई, चार्ज, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स देख लिए थे। आज हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं अमेंडमेंट्स का। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए हो या डीटी की क्लासेस वगैरह एक्सेस करनी हो तो उसके लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एग्जाम्शन से स्टार्ट करने वाले हैं आज का वीडियो। पहला जो एग्जाम्शन आया है वो रिलेटेड है फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग। सो बेसिकली देखो होता क्या है, सिविल एविएशन हमारी मिनिस्ट्री है, उसका जो डायरेक्टरेट जनरल है वो बेसिकली क्या करता है, ये कुछ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो क्या करती है, बेसिकली पायलट्स वगैरह को फ्लाइंग करने की ट्रेनिंग देती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये कुछ कोर्स प्रोवाइड कर रही है। इन कोर्सेज के बाद बेसिकली उन पायलट्स को क्या इशू होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या करता है, बेसिकली इन कोर्सेज को खुद से अप्रूव करता है कि आप इन कोर्सेज के बाद क्या करना, पायलट्स को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करना, जिसके बेसिस पर वो फर्दर एलिजिबल होंगे। सो इन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली क्या करा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्कोप में कंसिडर कर लिया। तो इसलिए ये जो ये फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है वो बेसिकली क्या होगा, जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा इसको, क्योंकि हम मानते हैं क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कोर्स प्रोवाइड करिए जिसके बेसिस पर क्या इशू होगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो उसको हम क्या मानेंगे, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, और उसको हम क्या कर देंगे, जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है, अगर आपको पता हो तो जो ये यूनिवर्सिटीज होती है, ये यूनिवर्सिटीज क्या करती है, डिफरेंट कॉलेजेस को अपना एफिलिएशन देती है। एफिलिएशन बेसिकली क्या होता है कि अब वो कॉलेजेस अपने नाम के आगे यूज कर सकते हैं कि हम सो एंड सो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। एफिलेटेड होने का मतलब क्या हो गया कि वो उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसको बेसिकली फुलफिल कर रहे हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल पोजीशन और फैकल्टी स्ट्रेंथ और दी एमिनिटीज दे आर प्रोवाइडिंग। सो एफिलिएशन करके यूनिवर्सिटीज बेसिकली उन कॉलेजेस को एक पैरामीटर सेट करने के लिए कहती है कि आपको इतना लेवल ऑफ एजुकेशन, इतना लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को एफिलिएशन प्रोवाइड करवाती हैं, उसके अगेंस्ट वो क्या करती है, कॉलेजेस से कुछ कंसिडरेशन चार्ज करती है, कुछ फीस चार्ज करेगी। तो क्या ये सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? तो हम देखते हैं जीएसटी में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट्स को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ वो एग्जेम्प्ट होता है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए कुछ करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है। दोनों ही कैटेगरी में एफिलिएशन सर्विसेज फॉल नहीं कर रही, तो ये पर्टिकुलर जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो एफिलिएशन का मतलब क्या हो गया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको इस तरीके से आंसर में भी एक्सप्लेन करके आना कि एफिलिएशन का मतलब क्या होता है। ये एफिलिएशन जो है एडमिशन से रिलेटेड है नहीं, और ना ही ये स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट नहीं है। तो इसलिए ये जो सर्विस है ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट नहीं होगी, क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको पता हो जैसे सेंट्रल बोर्ड्स या स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई हो गया, जैसे राजस्थान में आरबीएसई लगता है, या आईसीएसई, ये बोर्ड्स क्या करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स को एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी एफिलिएशन का वही है कि वो पैरामीटर सेट कर देते हैं कि इन चेक पॉइंट्स को आपको बेसिकली फुलफिल करना है तो हम आपको एफिलिएशन दे देंगे, उसके अगेंस्ट फीस चार्ज करते हैं। तो ये अगेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को भी नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन एक सेपरेट एग्जाम्शन एंट्री एंटर करी गई है, एक सेपरेट एग्जाम्शन एंट्री लाई गई है फॉर एफिलिएशन सर्विसेज टू गवर्नमेंट स्कूल्स। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल्स है, कौन है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, उनको अगर एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं ये सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स काउंसिल्स वगैरह, तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा।
सो इसका कंक्लूजन आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर प्राइवेट स्कूल्स को एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बोर्ड्स तो वो टैक्सेबल होगा, पर अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रोवाइड हो रही है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, CGST, UTLA, GA, गवर्नमेंट एंटिटी, तो इस केस में हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी कलेक्शंस मेड बाय रेरा। तो अगर आपको पता हो, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है एक, जो हर स्टेट में फॉर्म होती है, जैसे राजस्थान में राजस्थान रेरा है। तो बेसिकली रियल स्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए लॉ पास किया गया एक, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इसके तहत क्या होता है, हर स्टेट में बेसिकली एक रेरा अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाती है। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो रेरा अथॉरिटी है ये जितनी भी स्टैट्यूटरी कलेक्शंस करेगी, क्या जितने भी स्टैट्यूटरी कलेक्शंस करेगी, अपने एक्ट के अंदर जितने भी कलेक्शंस करेंगे, जितनी भी फीस कलेक्ट करेगी, तो बेसिकली ये रेरा जो अथॉरिटी है एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश है, इसको हम क्या मानेंगे, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, GA मानेंगे। और GA क्योंकि मान लिया तो इसके बेसिस पर जितना भी ये कलेक्शन करेगी उसको GST से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज अनदर सिंपल क्लैरिफिकेशन। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, लोन बाय पर्सन टू रिलेटेड पर्सन और बाय ओवरसीज एफिलिएट टू इट्स इंडियन एंटिटी। इसको समझना, देखो सपोज ये एंटिटी है ABC लिमिटेड, इसको सपोज 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। एक तरीका तो क्या था कि ये बैंक के पास जाती और बैंक को ये कहती कि मुझे 50 करोड़ का लोन दे दो। बैंक लोन तो दे देता, पर इस लोन देने के बदले क्या करता है, एक तो ये चार्ज करता है इंटरेस्ट, इस लोन को देने के बदले ये तो इंटरेस्ट चार्ज करता है एक तो, और साथ ही साथ क्या करता, ये इसका लोन सैंक्शन करने से पहले क्या करता, क्रेडिट असेसमेंट करता, बेसिकली चेक करता है इसका सिबिल अच्छा है या नहीं, ये लोन वापस पे कर पाएगा या नहीं, जो डॉक्यूमेंटेशन से वो वेरीफाई करता। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें करता। इसके लिए क्या करता है, लोन प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज करता, डॉक्यूमेंटेशन फीस चार्ज करता। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस एडिशनली चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि ये एडिशनली क्रेडिट असेसमेंट कर रहा है, लोन की प्रोसेसिंग अलग अलग लेवल्स पे होगी बैंक में, उसके लिए ये अलग से कंसिडरेशन चार्ज करता है। और अगर आपको याद हो तो ये जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट होता है लोन का, इसको तो बेसिकली एग्जेम्प्ट कर रखा है GST में, लेकिन जो ये प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है, डॉक्यूमेंटेशन फीस वगैरह होती है, ये बेसिकली होती है टैक्सेबल। अब ये तो हो गया नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब होता है। अब इन्होंने कहा कि मान लो ये जो ABC लिमिटेड है, ये बैंक के पास ना जाकर इसकी एक रिलेटेड पार्टी एंटिटी है, सपोज इसकी कोई होल्डिंग कंपनी है, इसकी कोई क्या है, होल्डिंग कंपनी है। तो ये क्या बोलती है इस होल्डिंग कंपनी से कि आप मुझे 50 करोड़ का लोन दे दो, मुझे 50 करोड़ का लोन दे दो। अब ये होल्डिंग कंपनी भी इंटरेस्ट तो चार्ज करेगी, चलो उतना तो ठीक है, ये इंटरेस्ट तो वैसे भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर ये होल्डिंग कंपनी इससे प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस वगैरह चार्ज नहीं करेगी क्या, नहीं चार्ज करेगी। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि ये आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी, तो क्या ये प्रोसेसिंग फीस को हम शेड्यूल 1 में फॉल करवा के डीम्ड कंसिडरेशन मान लें यहाँ पे और GST एप्लीकेबल कर दे क्या? क्योंकि ये आपस में रिलेटेड पार्टी है, ये प्रोसेसिंग फीस एडिशनली चार्ज नहीं कर रही होल्डिंग कंपनी, पर लोन के ट्रांजैक्शन में प्रोसेसिंग फीस लगनी चाहिए। तो क्या हम शेड्यूल 1 में इसको विदाउट कंसिडरेशन भी डीम्ड सप्लाई मान ले और ओपन मार्केट वैल्यू वाला रूल 28 वगैरह लगाकर बेसिकली यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर दे? क्या ऐसा होना चाहिए? तो क्वेश्चन अराइजेस। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये है कि देखो, जब एक होल्डिंग कंपनी या कोई रिलेटेड पार्टी अपनी सब्सिडरी को लोन दे रही है, अपनी रिलेटेड एंटिटी को लोन दे रही है, तो क्या वो उसका क्रेडिट असेसमेंट करेगी?
क्या वो उसका क्रेडिट असेसमेंट सिबिल स्कोर वगैरह चेक करेगी? ना भाई ना, सगे संबंधी है वो आपस में, जब एक को पैसे की जरूरत है तो दूसरा उसका सिबिल स्कोर क्यों चेक करेगा? सो जब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे क्रेडिट असेसमेंट जैसा कोई सर्विसेज दी ही नहीं जाती, वहां कुछ प्रोसेसिंग फीस जैसा कुछ इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हम डीम्ड सप्लाई नहीं मान सकते, यहाँ कोई आपको नोशनल वैल्यू पर जीएसटी पे नहीं करना, देयर विल बी नो कंसिडरेशन, सो नो जीएसटी यहाँ पर, क्योंकि ऐसी कोई सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। ये आपस में क्या है, रिलेटेड एंटिटीज। तो जब एक रिलेटेड एंटिटी अपनी दूसरे रिलेटेड एंटिटी को लोन देगी तो उसका क्रेडिट असेसमेंट नहीं करने वाली, ना कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। सो ये जब फीस लगने ही नहीं वाली, ये सर्विसेज होने ही नहीं वाली, तो हम डीम्ड कंसिडरेशन किस बात का माने? और डीम्ड कंसिडरेशन नहीं मानना इसका मतलब है हम नोशनल वैल्यू पे कोई जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, loans granted by a person to its related entity or by an overseas affiliate to its Indian entity do not involve credit assessment or processing fees as in case of normal bank loans. So since no separate consideration for loan processing or administration is charged apart from interest or discount, interest तो चार्ज होगा बट इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस के अगेंस्ट कुछ अलग से चार्ज नहीं किया जाएगा। Such transaction cannot be treated as supply of service under GST. सप्लाई है ही नहीं, कोई सप्लाई है ही नहीं, सिर्फ लोन दिया जा रहा है और उस लोन के बदले में तो इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट होता है एग्जेम्प्ट। और जो क्रेडिट असेसमेंट वाली सर्विसेज होती है उसके अगेंस्ट हमें प्रोसेसिंग फीस एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस मिलते हैं, पर वो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, उसका सप्लाई हो ही नहीं रहा, तो जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। तो जो जीएसटी विल अप्लाई, नो जीएसटी वुड अप्लाई ऑन नोशनल वैल्यू। नेक्स्ट केस आता है री इंश्योरेंस का। अगर आपको याद हो तो कुछ स्पेसिफाइड इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कैटल इंश्योरेंस हो गया, हार्ट इंश्योरेंस हो गया, बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी थी। तो हमने पढ़ा था वो जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तो एग्जेम्प्ट होते ही होते हैं, साथ में उनका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट होता है। तो वो जो री इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट होता है उसका स्कोप बेसिकली वाइडन किया गया है। री इंश्योरेंस के स्कोप में रेट्रोसेशन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। देखो री इंश्योरेंस क्या होता है, सपोज मैंने आपका इंश्योरेंस किया, इसको यहाँ से समझ लेते हैं। री इंश्योरेंस में क्या होता है, सपोज ये एक है कस्टमर, ये गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी ने इसका इंश्योरेंस ले लिया। फिर ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती, कभी कभी एक दूसरी एंटिटी से इसका क्या करवा लेती है, री इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट ने कहा जो वो स्पेसिफाइड स्कीम्स का इंश्योरेंस क्या है, एग्जेम्प्ट है, फिर गवर्नमेंट ने कहा उनका री इंश्योरेंस में एग्जेम्प्ट है। अब जो ये री इंश्योरेंस वाली एंटिटी है ना, ये भी कभी कभी क्या करती है, पार्ट ऑफ इंश्योरेंस किसी और एंटिटी को अपना रिस्क शिफ्ट कर देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोसेशन। तो गवर्नमेंट ने कहा इन स्पेसिफाइड स्कीम्स का रेट्रोसेशन भी बेसिकली एग्जेम्प्ट होगा, तो हम री इंश्योरेंस में रेट्रोसेशन को भी बेसिकली इंक्लूड कर लेंगे। इसका मतलब रेट्रोसेशन भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दिस इज द सिंपल क्लैरिफिकेशन। So reinsurance includes retrocession, that is reinsurance transaction where a portion of assumed risk is further ceded to another insurer। और ये दूसरा इंश्योरर है वो इंडिया का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। नेक्स्ट केस दे रखा है सर्विसेज बाय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट सेटअप बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स। तो बेसिकली देखो ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पर्पस क्या होता है, जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज होते हैं उसमें ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, वाटर प्रोवाइड करना हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें हेल्थ केयर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ये बेसिकली जो ट्रस्ट है इनको हम गवर्नमेंट अथॉरिटी ट्रीट करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है, और ये जो सर्विसेज देगी उसको हम जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्योंकि ये वेलफेयर का काम कर रही है, तो इनको हम गवर्नमेंटल अथॉरिटी मानेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने इनको सेटअप किया है। और जो जितनी भी एग्जेम्पशंस गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को एप्लीकेबल होती है 243W वाली और जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन
का जो आर्टिकल है उसमें जो स्पेसिफाइड सर्विसेज वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए एग्जाम्प्ट होती है, तो सिमिलरली इनके लिए भी एग्जाम्प्ट होगी। और इसीलिए ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज, जैसे सर्विसेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, सप्लाई ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एटसेट्रा इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज आर एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट केस है, तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है इसको पहले भी नॉर्मली भी क्या कर रखा है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा है। पहले सिर्फ इसके एग्जेम्प्ट थे। एट प्रेजेंट अगर कोई ये एजुकेशनल कोर्सेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर की एजुकेशन के लिए कोई कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो भी अब जीएसटी के स्कोप से बाहर है, उसको भी एग्जेम्पशन मिल चुकी है। तो ट्रेनिंग कोर्सेज अगर ये स्किल डेवलपमेंट के कोई ट्रेनिंग कोर्सेज करवा रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट होगा, प्लस अगर ये कोई एजुकेशन कोर्स दे रहे हैं वो भी साथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन वर्ड भी ऐड किया है इन्होंने। नेक्स्ट चीज आती है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में क्या है, एग्जेम्प्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता। सो ये क्लैरिफिकेशन बेसिकली है कि उससे जो एसोसिएटेड एक्टिविटीज है, इंसिडेंटल एक्टिविटीज है, जैसे बिल्स वगैरह देना, डुप्लीकेट बिल्स को इशू करना, मीटर्स को शिफ्ट वगैरह करना, तो ये जो सर्विसेज है साथ वाली जो इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड है, इसको भी बेसिकली जीएसटी में क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो क्या क्या एग्जाम्प्ट है, सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटेटर्स, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर और सर्विस लाइन्स, issuing duplicate bills which are incidental or ancillary to supply or transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to consumers। ये क्या बेसिकली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हम देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, हॉर्टिकल्चर सर्विसेज टू CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, या गवर्नमेंट क्या करती है अपनी कुछ रेसिडेंशियल कॉलोनीज भी बनाती है, तो उसमें जो पब्लिक पार्क्स होते हैं या किसी और पब्लिक प्लेस पे कोई पार्क्स है, उसका डेवलपमेंट का काम किसको दिया जाता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को। अब ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या करता है, हॉर्टिकल्चर की सर्विसेज जो ले रहे हैं, गार्डनिंग की सर्विसेज ले रहे हैं या प्लांटेशन बेसिकली करवा रहे हैं, तो प्योर सर्विसेज कंप्लीटली सिर्फ गार्डनिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, या अगर कंपोजिट सप्लाई भी ले रहे हैं जिसमें गुड्स की वैल्यू अप टू 25% है टोटल सप्लाई के, गुड्स की वैल्यू कितनी है 25%, तो मतलब साथ में जैसे प्लांट्स भी ले रहे हैं, पर अगर उसकी वैल्यू 25% तक है तो पूरी जो ये हॉर्टिकल्चर सर्विसेज है उसके कंपोजिट सप्लाई है उसको बेसिकली क्या कर दिया, जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि अलाइन करते हैं विद द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत अंडर आर्टिकल्स 243G एंड 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। तो एक फॉरेन कंपनी है, क्या एक फॉरेन कंपनी की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, उसके रिगार्डिंग बेसिकली ये क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। तो व्हाट इट सेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन एयरलाइन कंपनी विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है किसकी, एक फॉरेन एयरलाइन कंपनी की, फॉरेन एयरलाइन कंपनी की अगर एक इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, वो बेसिकली क्या कर रही है, इस फॉरेन एयरलाइन कंपनी से कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, क्या कर रही है, कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, या तो उस फॉरेन कंपनी से या उसकी कोई और एस्टेब्लिशमेंट से जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, अपने रिलेटेड पर्सन से बेसिकली कर रही है, तो इसको भी बेसिकली जीएसटी में क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है, पर कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या क्या, पहला, ये जो फॉरेन एयरलाइन है, फॉरेन एयरलाइंस इंडियन एस्टैब्लिशमेंट मस्ट पे जीएसटी ऑन गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो इसको अपने गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाली जो सर्विसेज ये दे रहे हैं उसके ऊपर एक तो जीएसटी पे करना कंपलसरी है। क्या है, ये जो गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज इंडिया में दे रही है ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, उसको बेसिकली इन सर्विसेज पे जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है फॉरेन कंपनी की, बीइंग डेजिग्नेटेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट अंडर एप्लीकेबल बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट विद इंडिया।
तो ये जो फॉरेन कंपनी है इसको फॉरेन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, डेजिग्नेट कर रखा है। किस लिए डेजिग्नेट कर रखा है कि ये हमारे इंडिया के साथ जो उनका बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर ही, उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती है। दूसरा कि साथ ही साथ हम फॉरेन कंपनी के इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को बेनिफिट तभी देंगे जब सिमिलर टैक्स बेनिफिट हमारी एंटिटीज को वो फॉरेन गवर्नमेंट देती हो। तो दूसरा सर्टिफिकेशन ये भी मिलना जरूरी है। तो ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस डेजिग्नेटेड इंडियन एयरलाइंस आर नॉट सब्जेक्ट टू लेवी और सिमिलर टैक्सेस फॉर सेम सर्विसेज बाय फॉरेन गवर्नमेंट। तो जैसे को तैसा, अगर वो हमें छूट देंगे तो हम भी छूट दे देंगे, बेसिकली ये क्राइटेरिया है। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर करेगी कोई फॉरेन एयरलाइन की इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, तो उसको बेसिकली जीएसटी से एग्जाम कर दिया है, पर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट केस आता है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, इंडियन रेलवेज, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पशन एंट्रीज इंसर्ट हुई है। पहली क्या है कि अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज टू किसको, इंडिविजुअल्स को, जैसे सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, टिकट्स की सेल से रिलेटेड, रिटायरिंग रूम्स वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्लॉक रूम सर्विसेज देना, बैटरी ऑपरेटेड कार की सर्विसेज देना, ऐसी कोई भी अगर वो सर्विसेज दे रही है तो वो जीएसटी से बेसिकली क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा, अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक जोन डिवीजन दूसरे जोन डिवीजन को अगर कोई सर्विस देता है, एक जोन दूसरे जोन को, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को सर्विसेज देता है, तो वो बेसिकली क्या होगा, जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा। तीसरा, कुछ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स इंडियन रेलवेज को क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने दे रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसपीवीज टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बाय अलाउइंग देम टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एंड ओन्ड बाय स्पेसिफिक SPVs during concession period against consideration and maintenance services supplied by Ministry of Railways to SPVs for said infrastructure during consideration period against consideration। तो बेसिकली इन दोनों को ही क्या कर दिया, जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दिया कि एसपीवी क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है अपना, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या कर रही है, उनकी मेंटेनेंस सर्विसेज के अगेंस्ट उनको मेंटेनेंस सर्विसेज दे रही है। अगेंस्ट कंसिडरेशन हो रहे ट्रांजेक्शन तो भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एक तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, दूसरी तरफ से मेंटेनेंस सर्विसेज मिल रही है, तो दोनों ही जीएसटी में क्या है, एग्जेम्प्ट है। और एक एग्जिस्टिंग क्या थी, एक एग्जेम्पशन एंट्री थी, उसमें एक्सेप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को डाला गया। अगर आपको याद हो कि अगर सीजीएसडी यूटीएलए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो जनरली एग्जेम्प्ट होती है, बट हम कुछ उसमें एक्सेप्शन लेते हैं, जिसमें एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है और एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी क्या कर लिया है, यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। इन पे बेसिकली क्या लगता है, इन जनरल एफसीएम लगता है अगर ये किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पशन एंट्री में फॉल नहीं करती। नेक्स्ट केस आता है एग्जाम्पशन फॉर इंटरमीडिएरी एंड एंसिलरी सर्विसेज बाय जीटीए। अगर आपको पता हो तो जीटीए की डेफिनेशन क्या होती है। जीटीए का मतलब होता है ऐसा पर्सन, एनी पर्सन विच प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू गुड्स। इन रिलेशन टू गुड्स अगर कोई पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, इन रिलेशन टू गुड्स अगर कोई पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, प्लस वो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करना होता है। अब यहाँ पर सीधा गुड्स का ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा है कि जो पर्सन गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको हम जीटीए बोल रहे हैं, बल्कि जो पर्सन गुड्स के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है उसको भी हम जीटीए की कैटेगरी में रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो इन रिलेशन टू वर्ड यूज है जीटीए की डेफिनेशन में, उसने इसका स्कोप बेसिकली क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एंसिलियरी इंसिडेंटल कुछ और भी एक्टिविटीज हैं, जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एक्सेट्रा, तो इनको भी हम क्या कर लेंगे, जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो हमने देखा हुआ है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की कुछ सर्टेन सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है सर्टेन केसेस में, तो वहां पर जो जीटीए का मतलब है उसमें ना सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्ड इंक्लूडेड है, बट सर्विसेज लाइक डज नॉट इंक्लूड only actual transportation of goods but also various intermediary and ancillary services like loading, unloading, packing, warehousing provided during goods transportation by GTA and are part of a composite supply of transport services। transport services के साथ में ही ये जो बाकी सर्विसेज है प्रोवाइड करी जा रही है, तो उसको बेसिकली हम क्या कर लेंगे, जीटीए के स्कोप में ही मान लेंगे। अगर
लेकिन अगर इन एक्टिविटीज को लोडिंग के लिए हमने इनवॉइसिंग सेपरेटली कर दिया, इनको अलग से प्रोवाइड करा गया, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं है, इनकी इनवॉइसिंग भी अगर इंडिपेंडेंटली हो रही है फिर ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं होगी और इनको हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे, सेपरेटली इनकी टैक्सेबिलिटी चेक करेंगे, तो फिर ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट चीज आती है स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आया है। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करी है, या फिर NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या कोई अवॉर्डिंग बॉडी, असेसमेंट एजेंसी, ट्रेनिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVET in relation to National Skill Development Program and in the scheme implemented by NSDC, Vocational Skill Development Course, या कोई और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर कोई क्वालिफिकेशन स्किल दी जा रही है, तो वो बेसिकली क्या होगा? GST में एग्जेम्प्ट होगा। तो आपको बेसिकली ये नाम याद रखने की, अगर ये कोई भी स्किल डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो GST में क्या है? एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट केस आता है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का। तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए ये आया है सिंपल सा कि अगर कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दी जा रही है फॉर यूज एज रेसिडेंस, तो वो GST में क्या है? बेसिकली एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट अगर वो रेंट किसको किया गया? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी तो क्या होगी? एग्जेम्प्ट। पर अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है, कोई अगर प्रोप्राइटर है, सपोज मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ GST में, है ना, लेकिन अगर मैंने रेंट पे कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ली है और वो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज में नहीं ली है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इन जनरल अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो वो टैक्सेबल होगा, इन जनरल रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो टैक्सेबल होगा, पर अगर उसको पर्सनल यूज के लिए दोगे तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को कमर्शियल यूज के लिए दे दिया तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि अगर हम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स को रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं रेंट पे, तो हमने RCM वाली एंट्री में देखा था कि ये RCM में टैक्सेबल होता है। और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स वाली जो एग्जेम्पशन है ये बेसिकली स्टूडेंट रेसिडेंसेस, PGs, हॉस्टल्स, कैंप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जेम्पशन आई है अकोमोडेशन सर्विसेज के लिए। बेसिकली क्या कहती है कि अगर आप अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हैं और कंसिडरेशन अगर 20,000 रुपये महीने के बराबर है, अप टू 20,000 रुपीज पर मंथ है, पर पर्सन है, उस केस में हम आपको एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन ये अकोमोडेशन सर्विसेज फॉर मिनिमम 90 डेज कंटिन्यूअसली आपको दी जानी चाहिए। तो कंसिडरेशन एक तो 20,000 की लिमिट हमें चेक करनी पड़ेगी, प्लस कब तक सप्लाई होना चाहिए? मिनिमम क्या है? मिनिमम, और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। कितने दिन के लिए? 90 डेज के लिए, तो ही क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट केस आता है R&D सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज कोई कर रहा है अगेंस्ट ग्रांट, जिसके लिए उसको ग्रांट मिली है किससे? या तो किसी गवर्नमेंट एंटिटी से, या फिर सेक्शन 35 अगर आपको पता हो इनकम टैक्स एक्ट का, तो उसमें हमें बेसिकली कुछ एंटिटीज दे रखी है जो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अप्रूव्ड होती है। तो अगर ऐसी कोई रिसर्च एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में नोटिफाइड है, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे? यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो अगर इनसे हमें ग्रांट मिलती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो हम बेसिकली ये सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर देंगे। पर यहाँ पे क्या चाहिए कि जो सेक्शन 35 में नोटिफाइड होनी चाहिए, नोटिफाइड कम होनी चाहिए जब आप सप्लाई कर रहे हो R&D सर्विस को, तब ये नोटिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। पहला है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन where cancellation of registration has been initiated by the department on its own motion। अगर डिपार्टमेंट ने खुद से आपका क्या कर दिया था? रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, तो वो आपका बेसिकली इंटरवेनिंग पीरियड में क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं।
तो उसमें बेसिकली क्या क्या कंडीशंस है जहां पर आपका ऐसा हो सकता है सस्पेंशन, वेयर पीओ हैज रीजंस टू बिलीव दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसिल। कैंसिल होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन, तो वो क्या करेगा, फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड ही में सस्पेंड योर रजिस्ट्रेशन पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। कब कब ऐसा वो कर सकता है, जब आपकी जो जीएसटीआर 3B में आपने जो रिटर्न दी है बेसिकली सेक्शन 39 में, उसको कंपेयर कर रहे हैं हम जीएसटीआर 1 की आउटवर्ड सप्लाई से और सप्लायर की जीएसटीआर 1 की इनवर्ड सप्लाई से। जीएसटीआर 1 ऑफ सप्लायर, जो हमारा सप्लायर जिनसे हमने परचेज करी है, वो बेसिकली उसकी जीएसटीआर 1 से हमारी इनवर्ड सप्लाईज पता चल जाएगी और हमारी जीएसटीआर 1 से हमारी आउटवर्ड सप्लाईज पता चल जाएगी। और जीएसटीआर 3B में क्या होता है, आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज पर जो टैक्स होता है वो नेट ऑफ करके हम जितना नेट ऑफ बचता है, जो डिफरेंशियल अमाउंट बचता है, वो हम कैश में पे कर देते हैं। तो अगर हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और एनॉमलीज, सिग्निफिकेंट डिफरेंस और एनॉमलीज है, या फिर कोई डिपार्टमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पे कोई और एनालिसिस से पता चलता है कि बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो अगर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इंडिकेट करते हैं कि आपने जीएसटी का क्या किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया जीएसटी एक्ट रूल्स का, तो बेसिकली वो इंटरवीनिंग पीरियड के लिए भी आपका क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग जब तक ऑनगोइंग है, वो इंटरवीनिंग पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे, मतलब उस पीरियड के लिए भी आप रिटर्न अभी फाइल नहीं कर सकते। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, एक तो ये एनॉमलीज वाला रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है अगर आपने रूल 10 है जिसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देती होती है, तो उसका अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। और जो सस्पेंशन है ये बेसिकली कम्युनिकेट किया जाएगा आपको ईमेल के थ्रू, जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसमें वो बेसिकली बताई जाएगी और आपको नोटिस दिया जाएगा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाले हैं। और इस कम्युनिकेशन के अगेंस्ट बेसिकली आपको 30 दिन में क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन सबमिट करना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल नहीं किया जाए। नेक्स्ट केस आता है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना है, उसके लिए पहले सिर्फ गुजरात, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में कंपल्शन था, पर अभी ये सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल कर दिया गया है, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक बेस्ड करना पड़ेगा, तभी आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बेसिकली क्या मानी जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। नेक्स्ट केस आता है कि अगर एक पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करता रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो क्या क्या हो सकता है, देखो क्या एडिशनल स्टेप्स करने पड़ेंगे। इफ अ पर्सन हैज नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, देयर एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ पार्ट बी ऑफ REG 01 मस्ट इंक्लूड, क्या क्या आपको एक तो फोटोग्राफ देनी पड़ेगी एप्लीकेंट की, अगर वो इंडिविजुअल है तो, अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ तो मैं अपनी फोटोग्राफ दूंगी, पर अगर मान लो एक कंपनी है या कोई फर्म वगैरह है, तो उनके केस में उनके जो रिस्पेक्टिव पर्सन होते हैं, मैनेजिंग पार्टनर वगैरह, हम उनकी बेसिकली फोटोग्राफ देते हैं, तो सेम उनका ही आधार ऑथेंटिकेशन करवाते हैं तो उनकी यहाँ पे फोटोग्राफ देनी पड़ेगी बेसिकली, जो हम सेक्शन 25(6)(c) में पढ़ते भी हैं। तो अगर आप या तो खुद की फोटोग्राफ दे दो या कंपनी वगैरह के केस में जो रिलेवेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी फोटोग्राफ आपको देनी रहेगी। और वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड इन GST REG 01 एट अ डेजिग्नेटेड फैसिलिटेशन सेंटर। तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स REG 01 में अपलोड करे हैं उनको आपने वेरीफाई करवाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को किसी फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके। ये काम जब पूरा हो जाएगा, इसका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को डीम्ड कंप्लीट माना जाएगा। मतलब आपकी एप्लीकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप ये एडिशनल स्टेप्स फॉलो नहीं करते हो। नेक्स्ट केस आता है कि अगर पीओ को लगता है तो वो कुछ कुछ केसेस में आपका बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। तो पीओबी का, प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन करना है अगर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो पीओ में डू सो, पर उसको जो ये वेरिफिकेशन की रिपोर्ट है ये 15 दिन में क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज। और अगर बिफोर रजिस्ट्रेशन है तो उसको ये काम जो 30 days फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन तक उसको रजिस्ट्रेशन देना होता है। अगर
कोई पर्सन बेसिकली रजिस्ट्रेशन से पहले अगर पीओबी वेरिफिकेशन करना है, 30 दिन में उसको बेसिकली आधार इंडिकेशन उसने करवाया नहीं, तो 30 दिन में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो उसके 5 दिन पहले तक आपका ये फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए। तो एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर डेडलाइन द वेरिफिकेशन मस्ट कंप्लीट और रिपोर्ट भी अपलोड हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज के लिए कि बेसिकली ये जो मेटल स्क्रैप सप्लायर्स हैं इनके ऊपर बेसिकली एक पर्टिकुलर केस में लगता है आरसीएम, और इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट भी अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रिस्क्राइब कर रखी है। तो आप देखना मेटल स्क्रैप सप्लायर्स जो है इनको कब कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जनरली तो क्या होता है, अगर कोई पर्सन सिर्फ आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई। तो आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई करने का मतलब ये है कि टैक्स कौन पे करने वाला है, रेसिपेंट पे करने वाला है। आरसीएम में यही होता है ना, रेसिपेंट टैक्स पे करता है। सो आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई, अगर मैं एक पर्सन हूँ, मैं जीएसटी में क्या कर रही हूँ, सारी आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई ही कर रही हूँ, तो उस केस में जनरली तो क्या है, क्योंकि टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं आने वाली, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको टैक्स पे करना ही नहीं है। आरसीएम में तो सारा टैक्स कौन पे करता है, रेसिपेंट पे करता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। पर ये जो मेटल स्क्रैप सप्लायर्स हैं इनके केस में गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन कहा, इनके केस में गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन कहा। तो इसको देखो ऐसे समझ लो कि इन जनरल तो क्या होता है, अगर सिर्फ आप आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई, सो आपको जनरल केस में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो जाए, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो जाए, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। पर जो ये मेटल स्क्रैप सप्लायर्स है इनका एक्सेप्शन में डाला गया है। इनके लिए कहा है कि भले ही आप आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो सेक्शन 9(3) में, फिर भी अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया फ्रॉम दी थ्रेशोल्ड, जो भी थ्रेशोल्ड है उससे अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई के केस में जनरली आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता, क्यों, क्योंकि रेसिपेंट टैक्स पे करने वाला है। पर ये जो मेटल स्क्रैप सप्लायर्स हैं इनके केस में एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर इनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से एक्सीड हो जाएगा, 10, 20, 40 लाख वाला जो थ्रेशोल्ड है उससे एक्सीड हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर बिलो थ्रेशोल्ड है, अप टू थ्रेशोल्ड है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, पर अगर थ्रेशोल्ड से एक्सीड हो गया तो रजिस्ट्रेशन इनको लेना पड़ेगा। अब किस किस केस में किस तरीके से मेटल स्क्रैप के केस में, सप्लाई के केस में, मेटल स्क्रैप सप्लाई के केस में रजिस्ट्रेशन, सॉरी जीएसटी की लायबिलिटी आती है, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर मेटल स्क्रैप सप्लाई रजिस्टर्ड है, मेटल स्क्रैप सप्लाई क्या है, रजिस्टर्ड है, इसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है मतलब, और बायर भी क्या है, रजिस्टर्ड है, तो टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी कि एक तो लगेगा एफसीएम, क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज, क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज, और साथ ही साथ टीडीएस भी आएगा। क्यों, क्योंकि बायर रजिस्टर्ड है। तो आपको याद रखना है, अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो एक तो एफसीएम आएगा प्लस टीडीएस भी आएगा। पर अगर सप्लायर तो रजिस्टर्ड है और बायर अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा कि एफसीएम तो आएगा, पर क्योंकि बायर अनरजिस्टर्ड है इसलिए टीडीएस यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे टीडीएस नहीं आएगा। और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, बायर रजिस्टर्ड होता है, तो हमने आरसीएम में एंट्री देखी थी कि इसमें क्या लगेगा, आरसीएम लग जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या लगना है, आरसीएम लगना है। और अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही अगर अनरजिस्टर्ड हो तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो यही बोल रखा है कि जनरली आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई के केस में आप एग्जेम्पशन है आपको, पर ये एग्जेम्पशन किसके लिए नहीं है, मेटल स्क्रैप सप्लायर्स के लिए, जिनको थ्रेशोल्ड एक्सीड होते ही क्या लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, अगर ईसीओ के थ्रू, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस फुलफिल करनी है वो बेसिकली देख लेते हैं। पर्सन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स टू एन ईसीओ विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड, इनको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर रखा है, लेकिन इनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे एक तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते, प्लस इनको एक ही स्टेट से सप्लाई करनी पड़ेगी जहां इनको क्या मिल जाएगा,
एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। तो एक ही स्टेट से इनको एनरोलमेंट नंबर मिल सकता है और एक स्टेट से ज़्यादा में सप्लाई नहीं कर सकते, एक स्टेट से ज़्यादा से सप्लाई नहीं कर सकते। पैन अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज रिक्वायर्ड। इनकम टैक्स एक्ट में इनके पास पैन होना चाहिए, क्योंकि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं डाले, पर इनको पैन तो लेना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ पैन बिजनेस एड्रेस एंड स्टेट ड्यूटी ऑन कॉमन पोर्टल। तो इनको ये 3 चीज़ें अपनी पोर्टल पर सबमिट करनी पड़ेगी, तो ही इनको क्या मिलेगा, एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा जब इनका पैन वैलिडेट ये कर देंगे पोर्टल पे। और विदाउट एनरोलमेंट नंबर ये सप्लाई नहीं कर सकते ईसीओ के थ्रू। और जैसे ही इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, इनका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाएगा, उसी दिन से एनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। कौन सा सर्कमस्टांसेस है जिसमें पीओ क्या कर सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो उसके केस में इन्होंने एक तो बताया है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो वायलेट कर देता है रूल 23(1) का 3rd या 4th प्रोवाइजो। तो बेसिकली ये जो 3rd और 4th प्रोवाइजो में इनमें क्या प्रोवाइड करवा रखी है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया जाता है, आपने टैक्स वगैरह पेमेंट नहीं करा, तो ये बेसिकली प्रोवाइजोस प्रोवाइड करते थे कि आपको सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करने पर बेसिकली रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो अगर आपने उनका भी वायलेशन किया है, आपने गलत तरीके से वो रिलैक्सेशन अवेल करी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन पीओ क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। एग्जिस्टिंग क्लॉज कौन सा अमेंड किया गया है, एग्जिस्टिंग क्लॉज में बस ये सिंपल सी पहले कहा गया था कि जीएसटीआर 1, उसके साथ में अब जीएसटीआर 1A का भी क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है। तो if a registered person furnishes outward supplies details in Form GSTR 1 as amended in Form GSTR 1A under Section 37 for one or more tax period which is in excess of outward supplies declared in his valid return under Section 39 for said periods। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, इसके सर्कमस्टांसेस में एक तो ये एडिशन हुआ है, और दूसरा जो जीएसटीआर 1 में आपने जितनी सप्लाईज दिखाई है वैसे जो जीएसटीआर 3 में दिखाई है, अगर वो दोनों मिसमैच होती हैं, सिग्निफिकेंट डेविएशंस होते हैं, तो भी पीओ के पास ये राइट है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और अब सिर्फ जीएसटीआर 1 को नहीं, जीएसटीआर 1A को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अभी जीएसटीआर 1A क्या है अभी हम आगे देखने वाले हैं। और लास्ट चीज आती है फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये क्या कहता है कि आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स कब तक फर्निश करनी है, या तो आपको जो रजिस्ट्रेशन मिला उससे 30 दिन के अंदर, या फिर जब आप अपनी क्या भरने वाले हो, रिटर्न भरने वाले हो, बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, उससे पहले, या तो 30 दिन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन या फिर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या देनी पड़ेगी, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी। नेक्स्ट केस आता है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। ई इनवॉइसिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज एटसेट्रा। तो अगर आपको पता हो ई इनवॉइसिंग के केस में हम एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं कि इनवॉइसिंग किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसमें एक आता है कि हमें अगर जो सप्लायर है, जो सेल करने वाला पर्सन है, अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह है, पीएसयूज वगैरह है, या ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट्स है जो सेक्शन 51 में सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हुई है, तो उनके केस में ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी उनके ऊपर नहीं आती। कब नहीं आती, जब वो एज अ सेलर काम कर रहे हैं। पर अगर वो एज अ रेसिपिएंट है, अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज, एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 51 जो में टीडीएस काटने के लिए अगर ये रजिस्टर हुए हैं, तो अगर ये एज अ रेसिपिएंट कोई सर्विसेज ले रहे हैं, कुछ गुड्स ले रहे हैं, तो उस केस में तो ई इनवॉइस लगेगा। तो एज अ सेलर इनको ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर कोई और पर्सन इनको सेल कर रहा है और ये रेसिपिएंट है, तो उस केस में ई इनवॉइस लगेगा। तो ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज मेड बाय नोटिफाइड पर्सन, जिनको भी ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो नोटिफाइड पर्सन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह को सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल रहेगा स्टिल। एडिशनल पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस फॉर ओएमजी, ईसीओ और ओआईडीआर सर्विसेज। सो ये जो ओएमजी, ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर्स है, ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, इनको जो टैक्स इनवॉइस बनाना होता है, उसमें जो नॉर्मल हम टैक्स इनवॉइस में पर्टिकुलर्स आते हैं वो तो देने ही पड़ते हैं, प्लस इनको साथ में क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है, रेसिपिएंट के स्टेट का नाम इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा।
क्या रेसिपिएंट के स्टेट का नाम बताना ही बताना पड़ेगा, क्योंकि पीओएस डिटरमाइन करने में ये जरूरी है। एंड सेम शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिपिएंट्स एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। तो इसके बेसिस पे, क्योंकि हम क्या करते हैं, पीओएस डिटरमाइन करते हैं, तो अगर ये किसी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को भी सप्लाई कर रहे हैं तो उनके टैक्स इनवॉइस में रेसिपिएंट के स्टेट का नाम होना ही होना चाहिए। एंड इट इज रिगार्डलेस ऑफ सप्लाई वैल्यू। सप्लाई 1 रुपए की हो, 50 लाख की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको डिक्लेयर करना ही करना पड़ेगा पूरा इंफॉर्मेशन, भले ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है सामने वाला। पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड देखो क्या अमेंडमेंट्स है। रूल 88B, मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो ये बहुत अच्छा सा अमेंडमेंट है। इसका अमेंडमेंट का मतलब ये है कि सपोज मैंने फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अपनी जब रिटर्न फाइल करी, तो मैंने जनवरी मंथ में सपोज मेरा टैक्स बनता था 1,50,000 का, पर मैंने 2 लाख रुपीज अपने ECL में डिपॉजिट करवा दिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करवा दिए। तो मैंने ये 1,50,000 की लाइबिलिटी तो सेट ऑफ कर दी, और उसके बाद भी मेरे पास 50,000 रुपए का भी टैक्स बचा हुआ है। या मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी भी कारण से एडवांस पैसा जमा करवा दिया। अब क्या हुआ, फेब्रुवरी मंथ की रिटर्न फाइल करने का टाइम आया, ठीक है, जनवरी की रिटर्न मैं फेब्रुवरी में भरती हूँ, ठीक है, और जब मैं फेब्रुवरी की रिटर्न मुझे मार्च में भरनी थी, मार्च 20 तक मेरे को भरनी थी, सपोज मैंने क्या करा, ये रिटर्न मार्च 20 को ना भर के मैंने इसको अप्रैल में जाके भरा। मैंने क्या करा, इसको अप्रैल में जाके फाइल करी अपनी ये रिटर्न। अब सपोज मेरी टैक्स बनता है यहाँ पर 1 लाख रुपए का फेब्रुवरी मंथ के लिए। तो अब क्या होगा, मैंने क्या करी, रिटर्न लेट फाइल करी, फाइल की रिटर्न लेट, तो मुझ पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो गवर्नमेंट ने अब ये बात कही है कि आप जो ये 1 लाख रुपए दोगे अप्रैल में, इसमें से आपने 50,000 रुपए तो ऑलरेडी आपने ECL में जमा करवा रखे हैं, ऑलरेडी आपके ECL में रखे हुए थे, तो 50,000 रुपए तो मैं यही पे करने वाली हूँ, प्लस मैं एडिशनल 50,000 रुपए और दूंगी। तो ये जो 50,000 रुपए वाला अमाउंट आपके पास ऑलरेडी ECL में रखा हुआ था, इस अमाउंट पर हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो 1 लाख माइनस 50,000 जो नेट बैलेंस बचेगा उसी पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सो अब जो नेट 50,000 रुपीज है उसी के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ना कि पूरे 1 लाख रुपए पे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो 50,000 रुपए है, ये जो 50,000 रुपए है, ये फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच इज March 20 एंड टू द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, जब मैंने फाइनली टैक्स पेमेंट किया तब तक ये पैसा मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही रहना चाहिए। मतलब अगर 1 सेकंड के लिए भी मैंने किसी और काम में इसको यूज किया और फिर वापस ECL में वो पैसा डिपॉजिट करवा दिया तो इट वुड बी इनएलिजिबल। इसका मतलब आपको ये 50,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में ECL में फुल्ली रखे हुए थे टिल दिस पीरियड, तो ही आप ये बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अमाउंट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बिफोर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न। मैंने ड्यू डेट से पहले ही क्या कर दिया था, इसको बेसिकली यहाँ पर डिपॉजिट करवाते थे जनवरी में ही, जबकि मेरे को मार्च में इसका डिपॉजिट करवाना था, बट इज डेबिटेड लेटर। डेबिट कब हुआ, अप्रैल में हुआ। After the due date, this amount will not be considered while calculating interest. Thus, no interest will be charged on the amount of ECL if it remains in ECL from due date to its debit after the due date for filing return. तो यहाँ से मार्च 20 से लेकर जो ड्यू डेट थी और जब एक्चुअली में ECL से डेबिट हुआ अप्रैल में, तब तक ये बैलेंस हिलना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर ऐसा होगा तो पूरे अमाउंट में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ जो नेट अमाउंट है उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट चीज है चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 53 इन केसेस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ IGST क्रेडिट एंड रिवर्सल देयरऑफ। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपको पता हो तो बेसिकली हम
आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो आईजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, आईजीएसटी के क्रेडिट से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, सीजीएसटी के क्रेडिट से भी कर सकते हैं और एसजीएसटी के क्रेडिट से भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने आईजीएसटी का क्रेडिट अगर गलत अवेल कर लिया, ज्यादा अवेल कर लिया, रॉन्गली अवेल कर लिया, तो उस केस में आपको आपके ऊपर लाइबिलिटी कब अराइज होगी, जब आईटीसी अक्रॉस ऑल हेड्स, मतलब आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी तीनों का मिला के अगर क्रेडिट शॉर्ट पड़ता है तो ही आपके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सो इंटरेस्ट ऑन रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट इज ओनली एप्लीकेबल इफ टोटल अवेलेबल आईटीसी अक्रॉस ऑल हेड्स, IGST, CGST and SGST, and not just IGST credit falls below wrongly availed IGST credit. तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर सपोज गवर्नमेंट कहती है कि आपने 20,000 रुपए का आईटीसी गलत अवेल किया है, 20,000 रुपए का आईटीसी गलत अवेल किया है, तो हम क्या करते हैं जनरली, इन्होंने कहा है आपने 20,000 रुपए का आईजीएसटी का आईटीसी क्या है, गलत अवेल किया है। अब इसमें केस क्या क्या बन सकता है, एक तो केस ऐसा है कि सपोज मेरे आईटीसी के लेजर में ऑलरेडी 80,000 रखे हुए हैं आईजीएसटी वाले लेजर में, है ना, तो मैं बोलूंगी कि जो आप ये पर्टिकुलर सप्लायर बना रहे हो जिसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए था, उसका क्रेडिट तो मैंने लिया ही नहीं, बस ये बाकी सप्लाईज है ना, इसका मैंने क्रेडिट ले रखा है। समझो ये 80,000 रुपए कैसे बने होंगे, मैंने इस महीने में सपोज 5 सप्लाईज ली, मैंने इस महीने में 5 सप्लाईज दी, एक सप्लाई थी सपोज 10,000 की, एक थी 20,000 की, एक थी 30,000 की, एक थी 5,000 की और एक और थी 5,000 की। गवर्नमेंट कह रही है कि इस पर्टिकुलर सप्लाई का क्या था, आईटीसी ब्लॉक्ड था, आपने इसका सप्लाई गलत लिया है, तो मैं क्या कहूंगी कि मैंने तो ये गलत बता रहे हो ना, ये तो मैंने अवेल ही नहीं करे, मैंने तो ये बाकी थे ना, इनमें से आईटीसी लिया है। तो इस केस में अगर गवर्नमेंट कहती है कि 20,000 रुपए का क्रेडिट आपने गलत लिया है, तो मैं यहाँ पर ये कहकर बच सकती हूँ कि मैंने ये 20,000 वाला क्रेडिट नहीं लिया है, मैंने बाकियों का क्रेडिट को बेसिकली इस बार अप्लाई किया है, एप्लीकेशन मैंने ये बाकियों में से किया है, इसको मैंने अभी छेड़ा ही नहीं है। तो अब अगर गवर्नमेंट कहेगी तो मुझे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से वो 20,000 रुपए का क्रेडिट लेस करके बच सकती हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी नहीं। दूसरा केस क्या बन सकता है कि सपोज मेरे आईजीएसटी में तो 5,000 का ही बैलेंस है, अब आती है गवर्नमेंट कि आपने 20,000 रुपए का क्रेडिट गलत अवेल किया है। अब क्या मैं कह पाऊंगी कि मैंने तो ये टोटल जितनी सप्लाईज में थी इसमें से बाकियों का ही यूज किया है, ये 20 वाले को यूज नहीं किया, भाई आपके पास बचे ही 5,000 रुपए, मतलब आपने ये 20 वाले को भी यूज कर लिया। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि सब चलो ये 5,000 तक आपको छूट दे देते हैं, हमने 15,000 तो अभी भी गलत अवेल कर रखे, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आईजीएसटी में आप सी और एस की भी लाइबिलिटी को यूज कर सकते हो, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपसे इंटरेस्ट तब तक वसूलेंगे नहीं जब तक सी प्लस एस प्लस आई इन तीनों का क्रेडिट मिलाकर इस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से कम नहीं बैठता है, शॉर्टफॉल नहीं बैठता है। तो अगर मान लो मेरे सी और एस में 10,000 का बैलेंस है, तो भले ही यहाँ पे सिर्फ 5,000 है जो कि 20,000 से कम है, तो भी मेरे को 15,000 पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का टोटल बनता है 25,000 विच इज मोर देन 20,000। तो अभी भी मैं क्या कह सकती हूँ कि मैंने गलत आईटीसी अवेल नहीं किया, मैंने तो ये मेरे पास रखा है ना अभी क्रेडिट, मैं यहाँ से रिवर्स कर दूंगी। सो आपको अभी भी क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इतना समझ लो कि अगर आईजीएसटी क्रेडिट का आपके पास रॉन्ग अवेलमेंट का आपके ऊपर क्लेम चलता है, तो आपको क्या करना है, आई प्लस सी प्लस एसजीएसटी तीनों का मिलाकर चेक करना है कि बैलेंस कितना बैठ रहा है। अगर ये बैलेंस ज्यादा है फ्रॉम जितना रॉन्गली अवेल्ड आपको कहा गया है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर ये बैलेंस कम है तो जितना नेट अमाउंट है सिर्फ उसी पर आपको इंटरेस्ट देना रहेगा। और क्रेडिट
ऑफ कॉम्पनसेशन सेस, इसको आप यूज नहीं कर सकते। कैनॉट बी इंक्लूडेड इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रॉन्गली अवेल्ड IGST, CGST और SGST क्रेडिट। सो कॉम्पनसेशन सेस का जो क्रेडिट है सिर्फ कॉम्पनसेशन सेस के अगेंस्ट मिलता है, इसलिए इनको बाकियों की रॉन्गली अवेलमेंट के साथ में सेट ऑफ करके नेट ऑफ नहीं करना है और ना ही नेट लाइबिलिटी निकालनी है। मतलब कॉम्पनसेशन सेस में अगर आपके पास बैलेंस रखा भी है तो कोई मतलब का नहीं है, आपको इंटरेस्ट पूरा ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 51। सो अभी हमने देखा एक तो ये केस इंक्लूड हुआ है मेटल स्क्रैप सप्लायर्स वाला। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर रहा है, मेटल स्क्रैप की सप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, टीडीएस आएगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, दोनों अगर रजिस्टर्ड है मेटल स्क्रैप की सप्लाईज हो रही है तो उस पर क्या आएगा, टीडीएस आएगा। रेसिपिएंट को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा पेमेंट करते टाइम। और एक जो एग्जेम्पशन थी टीडीएस डिडक्शन में कि अगर कोई एक टीडीएस डिडक्टर दूसरे टीडीएस डिडक्टर से क्या कर रहा है, आपस में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक पीएसयू अगर सप्लाई कर रही है दूसरी पीएसयूज को एक्सेट्रा, तो उस केस में क्या लगता है, टीडीएस नहीं लगता। पर उसमें एक्सेप्शन किसका है, मेटल स्क्रैप सप्लायर्स का। तो मतलब मेटल स्क्रैप सप्लायर्स आपस में अगर डील कर रहे हैं तो भी टीडीएस लग जाएगा। फिर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन से देखो, एडिशनल लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ईसीओ। तो ओमनीबस वाला है बेसिकली, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग फॉर सर्विस थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी। तो अगर कंपनी है, अगर सप्लायर कौन है, कंपनी, और वो ओमनीबस यूज करके क्या कर रही है, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही है, तो उस केस में तो क्या लगता है बेसिकली, उस केस में तो कंपनी खुद एफसीएम में टैक्स पे करती है। पर अगर कोई और पर्सन है अदर देन कंपनी सप्लायर है और वो ओमनीबस से क्या कर रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है, तो फिर ईसीओ को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 9(5). और ओमनीबस का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई व्हीकल जो 6 से ज्यादा लोगों को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। टीसीएस की अब रेट क्या है, 0.5%, पहले 1% होती थी, 0.5 प्लस 0.5, अब टोटली 0.5 है, तो मतलब 0.25 प्लस 0.25। स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ईसीओ इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू देम बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर उनके थ्रू सप्लाई करते हैं गुड्स की, तो उस केस में देखो क्या क्या फॉलो करना होता है। ईसीओ को स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है, ध्यान रखना सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, ना कि सर्विसेज की। तो ईसीओ को एक तो सारी डिटेल्स जीएसटीआर रेट में देनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना है इंटरस्टेट सप्लाई ना हो, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेयर तो वैसे भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, और ईसीओ को टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फॉर्म जीएसटीआर 8, ये नोटिफाई किया गया इसके लिए, टीसीएस वालों के लिए। पर इसमें पहले तो ये कहता था कि जितनी भी सप्लाईज ईसीओ फर्निश करेगा ये सबको मिल जाएगी, यहाँ पे अब कहा गया कि सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर्स को इनकी डिटेल्स मिलेगी कॉमन पोर्टल पे। तो सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लायर्स वर्ड चेंज हुआ है, पहले ऑल सप्लायर्स लिखा हुआ था। नेक्स्ट केस आता है, और इसको चेंज करने का रीजन क्या था बेसिकली, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर्स ही टीसीएस का क्रेडिट ले सकते हैं, इसलिए। क्लैरिफिकेशन और टीसीएस लायबिलिटी इन केस ऑफ मल्टीपल सप्लायर, मल्टीपल ईसीओस इन वन ट्रांजैक्शन। अगर एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा ईसीओ इन्वॉल्व है, एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा ईसीओ इन्वॉल्व है, तो आपको बस सिंपल से ये ध्यान रखना है कि देखो क्या होगा, एक होगा बायर, बायर सपोज एक ईसीओ पे होता है, आता है, जिसको हम बोलते हैं बायर साइड ईसीओ। फिर सप्लायर एक ईसीओ से डील कर रहा है, जिसका हम नाम रख देते हैं सप्लायर साइड ईसीओ, और फिर ये कौन है, सप्लायर है, ठीक है। तो एक चेन तो सपोज ऐसी चल रही है, इस केस में फाइनल सप्लायर को पेमेंट रिलीज कौन करेगा, ये सप्लायर साइड ईसीओ। तो गवर्नमेंट कह रही है कि टीसीएस भी यही कलेक्ट करेगा। तो जो फाइनली सप्लायर को पेमेंट रिलीज कर रहा है, जो फाइनली सप्लायर को क्या कर रहा है, पेमेंट रिलीज कर रहा है, वो ईसीओ क्या है, टीसीएस कलेक्शन के लिए लायबल है। लेकिन सपोज फ्लो ऐसा होता है कि ये बायर है, ये क्या है, बायर का ईसीओ जिससे ये ट्रांजैक्शन प्लेस करता है, और ये जो सप्लायर साइड ईसीओ है ये सप्लायर भी है, मतलब ये खुद की वेबसाइट से सपोज सप्लाई कर रहा है। सपोज फ्लिपकार्ट खुद के प्रोडक्ट्स भी कोई सेल कर रहा है,
है ना। तो इस ट्रांजैक्शन में फिर कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा? सो जैसा मैंने बताया, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो सप्लायर को फाइनल पेमेंट रिलीज कौन कर रहा है। तो फ्लिपकार्ट के केस में अगर आप देखो तो वही अगर सप्लायर है तो फाइनल पेमेंट यहाँ पर रिलीज कौन करेगा? बायर साइड ईसीओ करेगा। बायर साइड ईसीओ सप्लायर को फाइनल पेमेंट रिलीज कर रहा है, इसलिए टीसीएस लायबिलिटी इसके ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लायर भी वही है और ईसीओ भी सप्लायर वाला यही है। तो यहाँ पे बायर साइड ईसीओ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सप्लायर साइड ईसीओ, यहाँ पे बायर साइड ईसीओ। नेक्स्ट है पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स, तो ईसीओ। अगर कोई पर्सन सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है ईसीओ के थ्रू, तो उसको देखो क्या क्या ध्यान में रखना है। एक तो वही कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन तभी लेना पड़ेगा जब उसका टर्नओवर एक्सीड करेगा, और उसको वही अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह का बताना है। और जैसे ही उसका टर्नओवर एक्सीड होने वाला होगा, डिपार्टमेंट से फ्लैग कर दिया जाएगा कि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड करने वाला है। इंटरस्टेट सप्लाई कर नहीं सकते। नो सप्लाई ऑफ गुड्स टू ईसीओ इन मोर देन वन स्टेट और यूटी, इनके पास पैन होना ही चाहिए। पैन और पीओबी एड्रेस स्टेट यूटी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। बेसिकली एनरोलमेंट नंबर लेना है, एक एनरोलमेंट नंबर लेंगे आप एक स्टेट और यूटी के लिए, और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तब ये इनवैलिड हो जाएगा। इसी के साथ में ईसीओ को क्या ध्यान में रखना है कि एक तो ये इंटरस्टेट सप्लाई ना करे, तभी सप्लाई करने दे जब उनके पास एनरोलमेंट नंबर हो। इनके केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, सो नो टीसीएस वुड बी कलेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए इनको डिटेल्स, इनकी जितनी भी सप्लाईज की डिटेल हो जीएसटीआर रेट में फर्निश करनी पड़ेगी। और ईसीओ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग पेमेंट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विल बी कंसिडर्ड द लाइबल ईसीओ। तो ये सारी जो जीएसटीआर रेट वगैरह वाली लाइबिलिटी है, जो पर्सन फाइनली, जो ईसीओ फाइनली पेमेंट रिलीज कर रहा होगा इस पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सप्लायर को, बेसिकली वही क्या होगा? लाइबल ईसीओ होगा फॉर ऑल दीज कंडीशंस फुलफिलमेंट। मैचिंग ऑफ डिटेल्स का एक कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें बेसिकली क्या कर रही है कि जो जीएसटीआर 8 में ईसीओ क्या करता है बेसिकली कि ईसीओ के थ्रू, सपोज आप अमेजोन के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, तो अमेजोन क्या करेगा? मैं जितनी सेल कर रही हूँ अमेजोन के थ्रू, तो मैं तो अपनी सेल जीएसटीआर 1 में दिखाऊंगी, प्लस ये जो अमेजोन है वो भी मेरी सेल्स का रिपोर्टिंग करेगा जीएसटीआर 8 में कि इस पर्सन ने, इस सप्लायर ने इतनी सेल करी है। तो मेरे जितने भी सप्लायर्स है वो सबकी इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 8 में देने वाला है, और हम जो एक्चुअल सेलर्स हैं हम भी क्या करेंगे? जीएसटीआर 1 में अपनी सप्लाईज दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि इनको ये बेसिकली मैच करेंगे इनकी डिटेल्स को, तो ये जीएसटीआर 8 को मैच करेंगे इससे जीएसटीआर 1 से, एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A। सो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A में बेसिकली हम जीएसटीआर 1 में जो दिखाया उसको अमेंडमेंट्स करते हैं उसमें कुछ, तो उसको दोनों को मिला के हम क्या कंसिडर करेंगे? मैचिंग करेंगे। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई का और जितनी हमने टैक्सेबल वैल्यू दिखाई है उसका ये बेसिकली मैचिंग करने वाले हैं। और लास्ट में ये दे रखा है कि इनकी जो टाइम लिमिट्स है वो बेसिकली एक्सटेंड भी करी जा सकती है, मैच करने की टाइम लिमिट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जीएसटी की रिटर्न्स का। हाउ आर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड इन करंट टैक्स पीरियड अमेंडेड। सो अब जीएसटीआर 1A हम बहुत टाइम से सुन रहे थे, इसको समझना है अब। तो जीएसटीआर 1 में हम जो डिटेल्स फर्निश कर देते हैं, आज से पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आप नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में ही, नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 में ही उसको चेंज कर सकते हो। पर अब इन्होंने जीएसटीआर 1 एक नई फैसिलिटी निकाली है जिसमें आप क्या कर सकते हो? अगर आपने जीएसटीआर 1 में भरते टाइम कुछ गलती कर दी थी तो उसको चेंज कर सकते हो। तो इट इज़ एन ऑप्शनल फैसिलिटी फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स, प्लस माइनस दोनों अमेंडमेंट्स कर सकते हो आप आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 1 बट बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B के भरने से पहले ही कर सकते हो उसको फाइल आप। इसमें आप क्या कर सकते हो? अगर आपने कोई पर्टिकुलर्स मिस कर दिए, कोई सेल्स डिक्लेयर करना मिस कर दिया, उसको आप ऐड कर सकते हो, या अगर आपने कोई ऑल्टरेट डिक्लेयर पर्टिकुलर्स में कोई गलती कर दी है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो। मंथली और क्वार्टरली टैक्स पेयर्स दोनों के लिए अवेलेबल है, मतलब जो मंथली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं प्लस जो क्यूआरएमपी वाले लोग हैं उन दोनों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। एक टैक्स पीरियड, एक मंथ के लिए या एक क्वार्टर के लिए एक ही बार फाइल हो सकती है। जो जीएसटीआर 1A है उसमें आपने जितने भी अमेंडमेंट्स किए हैं, सपोज मैंने
जनवरी की जो GSTR 1 फाइल करी 11 फरवरी को GSTR 1 फाइल कर दी। अब मुझे लगा कुछ गलती है, मैंने 15 फरवरी को GSTR 1A फाइल कर दी। तो इसमें जो मैंने अमेंडमेंट्स किए ये ऑटो पॉपुलेट होते हैं GSTR 3B में। तो GSTR 1 वाले तो ऑटो पॉपुलेट होते ही थे, तो प्लस ये जो GSTR 1A वाले पर्टिकुलर से ये भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। तो मेरी GSTR 3B में सेम टैक्स पीरियड, मतलब मेरे सपोज मैं 20 मार्च को भरूंगी, तो मैं 20 मार्च तक ये पर्टिकुलर्स अपडेट हो जाएंगे। पर मेरी सेल्स वाली डिटेल्स तो सेम मंथ में अपडेट हो जाएगी, पर जो मेरा रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट मेरी रिटर्न्स के बेसिस पे क्या क्लेम करता है ITC, तो उसके GSTR 2B में मेरी आउटवर्ड सप्लाईज उसके लिए परचेसेस है तो उसके 2B में दिखती है। तो मेरी सेल्स तो सेम मंथ में, सेम मंथ यहाँ पे 20 फरवरी है, तो मेरी रिटर्न की जो डिटेल्स है तो सेम मंथ फरवरी की फरवरी में हो जाएगी। पर उसकी GSTR 2B में, उसके GSTR 2B में ये कब रिफ्लेक्ट होगी, नेक्स्ट मंथ में, मतलब मार्च में जाके रिफ्लेक्ट होगी। GSTR 2B 14th तक अपडेट होती है। तो इसके लिए देखो उन्होंने क्या कहा कि सीधा हम नेक्स्ट मंथ में अपडेट कर देते। क्यों? क्योंकि देखो आप GSTR 1 है तो किस पीरियड में फाइल कर सकते हो, जब तक आपने GSTR 1 फाइल कर दी उसके बाद, और GSTR 3B के फाइल करने से पहले। पर जो GSTR 2B है ये तो हर महीने 14 तारीख तक अपडेट हो ही जाती है। तो अब दिक्कत क्या आती कि फिर ये GSTR 2B को अपडेट करने में इशू आता है ना, कि कुछ पीरियड के लिए पहले वाला क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता, कि जैसे 11 के बाद से 14 तक की, तो 14 तक अपडेट हो जाएगा, और फिर 14 के बाद अगर आप GSTR 1A फाइल करते हो तो फिर वो नेक्स्ट मंथ में दिखेगा। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि आप इसको नेक्स्ट मंथ में ही दिखाओगे। तो आपको सीधा से सब इतना सा याद रखना है कि जो GSTR 3B आपकी खुद की जो GSTR 3B है उसमें यहाँ सेम टैक्स पीरियड में सेम मंथ में अपडेट हो जाएगा, पर जो सामने वाले की GSTR 2B है उसमें नेक्स्ट टैक्स पीरियड में ही अपडेट होने वाला है। तो मतलब वो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में ITC क्लेम कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा या फिर आप फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू फाइल कर सकते हो। कोई ड्यू डेट नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफाइड ड्यू डेट नहीं है। GSTR 1 और 3B के बीच में फाइल करना होता है बेसिकली आपको इसके। Monthly filers can access GSTR 1A from due date or actual filing date of GSTR 1 whichever is later, and until filing of GSTR 3B और QRMP taxpayers। देखो QRMP taxpayers जो IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो डिटेल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, प्लस वो जो अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दोनों की डिटेल्स को वो GSTR 1A के थ्रू अमेंड कर सकते हैं, पर इसको वो क्वार्टरली बेसिस पर ही अपडेट कर सकते हैं। तो इन क्रक्स मीनिंग ये हुआ कि सपोज मैंने मंथ 1 में IFF फाइल किया, मंथ 2 में IFF फाइल किया, और मंथ 3 में मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी रिटर्न फाइल करती हूँ। अब इन तीनों में ही अगर कहीं कुछ गलती हो गई तो मैं GSTR 1A फाइल कर सकती हूँ, लेकिन फाइल कब कर पाऊंगी, मंथ 3 में जाके कर पाऊंगी। तो अगर आपसे गलती हो गई पहले 2 महीने में तो आप उनको चेंज तो कर सकते हो, लेकिन कर कब सकते हो, 3rd मंथ में कर सकते हो। तो GSTR 1A भी आपको क्वार्टरली ही अवेलेबल होगी। ये IFF वाले मंथ्स के लिए, 1st और 2nd मंथ के लिए आपको कोई अलग से GSTR 1A अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको क्वार्टरली ही GSTR 1A आपके पास अवेलेबल है। So QRMP taxpayers can access GSTR 1A for suppliers reported in GSTR 1 of current tax period, including those declared in IFF after filing GSTR 1A or GSTR 1 quarterly or after due date, whichever is later, and until GSTR 3B is filed. No separate amendment facility for IFF data for 1st and 2nd month. In M1 and M2, amendments must be made in quarterly GSTR 1A. और changes in recipient GSTIN cannot be made in GSTR 1A. अगर आप किसी का आपने GST नंबर गलत डाल दिया तो उसको आप GSTR 1A के थ्रू चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में ही उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने जो GSTR 2B में जितना आपके पास ITC अवेलेबल है उससे ज़्यादा अगर आपने GSTR 3B में क्लेम कर लिया तो फिर आपके पास क्या आता है, रूल 88D में इंटीमेशन आता है। तो
रूल 88D में आपके पास इंटीमेशन आएगा, इसको कंपेयर करके आपके GSTR 3B और 2B को कंपेयर करके अगर डिफरेंस एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो आपको पोर्टल पे एक इंटीमेशन मिल जाएगा, आपको ईमेल से भी कम्युनिकेट किया जाएगा और टैक्स पेयर को बताना पड़ेगा कि आपने एक्सेस ITC क्लेम किया तो किया कैसे। तो आप ये तो है, इसको वापस पे करो या फिर एक्सप्लेनेशन दो हमें 7 दिन के अंदर। एक्सप्लेनेशन आपको इलेक्ट्रॉनिकली देना है और अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया 7 दिन के अंदर या आपका एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री है तो आपसे अमाउंट डिमांड रेज करी जाएगी आपके ऊपर 73-74 में। Additional list of cases where registered person is debarred from furnishing details of outward supplies in GSTR 1 और IFF। तो अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि कुछ केसेस में हम IFF या GSTR 1 में रिटर्न को बेसिकली फाइल नहीं कर सकते। उसमें ऐसा था कि अगर आपने पिछली बार की GSTR 3B फाइल नहीं करी है या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल नहीं करी है या रूल 88C का वायलेशन किया है, साथ ही साथ आप रूल 88D का जो हमने अभी ऊपर पढ़ा उसका वायलेशन किया है, तो भी आप क्या नहीं कर सकते हो, GSTR 1 और IFF फाइल नहीं कर सकते हो करंट मंथ की। या अगर आपने रूल 10A बैंक अकाउंट डिटेल्स वाले की डिटेल्स फर्निश नहीं करी है तो भी आप GSTR 1 या IFF फाइल नहीं कर सकते हो। GSTR 4 की पहले ड्यू डेट हुआ करती थी 30 अप्रैल ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, अब इसको 30 जून कर दिया है। GSTR 5A फाइल करनी होती है बेसिकली OMG या OIDA वाले लोगों को। तो every registered person either providing OMG from a place outside India to a person in India or providing OIDAR services from a place outside India to a NTOR or to a registered person other than a NTOR shall file a return in GSTR 5A by 20th day of the month succeeding calendar month or part thereof. Form GSTR 5A needs to be filed even if it is a nil return. GSTR 7 की डिलेड फाइलिंग पे जो लेट फीस थी वो चेंज हुई है बेसिकली। तो देखो ये तो सेम है कि 50 रुपीज़ पर डे और ₹10,000 विचएवर इज लोअर, पर अगर टोटल अमाउंट ऑफ C और S GST का जो TDS है उसका अगर अमाउंट निल है तो फिर लेट फीस आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। तो मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर निल रिटर्न बनती थी और वो आपने लेट फाइल करी है तो फिर आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। फिर GSTR 1 और 1A की डिटेल्स। तो इसमें देखो पहले 2.5 लाख की जो लिमिट थी अब उसको 1 लाख की लिमिट कर दिया गया है। सो आपको बेसिकली इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ती है कब कब, अगर आप B2B सप्लाईज कर रहे हो तब तो आपको देनी ही पड़ती है ना। सो B2B सप्लाई कर रहे हो चाहे इंटर स्टेट या इंटर स्टेट, वहाँ तो आप पूरी डिटेल्स देते हो। बट अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आप इनवॉइस वाइज डिटेल दे सकते हो अगर इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होगी, और अगर 1 लाख तक की वैल्यू होगी तो आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे सकते हो। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट आप क्या कर सकते हो, टैक्स रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स फर्निश कर सकते हो GSTR 1 और 1A में। एनुअल रिटर्न फाइलिंग से बेसिकली अब एग्जेम्पशन मिल गया है। अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो उनको बेसिकली एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपके एग्जामिनेशन पर्पज से रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर GST। इसमें देखो बेसिकली एक तो आया है टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ OMG बाय पर्सन लोकेटेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन इन इंडिया। तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि सप्लायर ऑफ OMG आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी इसको बेसिकली IGST पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 13 से गवर्न होगा, और सेक्शन 13 के बेसिस पे तो इस पर हमेशा IGST लगेगा क्योंकि ये बाहर का पर्सन है। दूसरा, इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम में। इनको एक तो GSTR 5A फाइल करनी है 20th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, और या तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में बैठा ले, या अगर इनका फिजिकल प्रेजेंस और रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही नहीं है तो इनको एक स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा, पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो इनके बिहाफ पर GST पे करेगा इंडिया में। और अगर इन्होंने किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंस किया तो इनको बेसिकली जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सप्लाई हम कर रहे हैं, वो बेसिकली हम रोक देंगे इनका। फिर एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। तो देखो जनरली एक्सपोर्ट और सर्विसेज केस में हमें क्या करना पड़ता है,
कन्वर्टेबल फॉरेक्स में ही पैसा लाना होता है, पर अगर हम INR में पैसा लाते हैं और INR का पैसा कहाँ आ रहा है, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स में ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स एंड पार्टनर कंट्रीज, तो वो भी बेसिकली क्या है, एलिजिबल है। जो मतलब अगर आप एक्सपोर्ट की बाकी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो और आप फॉरेक्स में पैसा नहीं ला रहे हो बल्कि आप रुपीस में ही पैसा ला रहे हो, लेकिन वो पैसा आ कहाँ रहा है, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में, तो इट वुड बी एलिजिबल एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट रिफंड का केस देखो, एक तो आया है कि अगर सपोज मैंने आज एक्सपोर्ट कर दिया और मैंने अभी इसका रिफंड भी क्लेम कर लिया, जितना भी मैंने एक्सपोर्ट किया, IGST पेमेंट पर एक्सपोर्ट किया है, मैंने IGST पे करके एक्सपोर्ट किया है, तो मुझे क्या होता है, पूरे IGST का रिफंड मिल जाता है। पर एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने प्राइस बढ़ा दी, मैंने क्या करा, प्राइस बढ़ा दी, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्राइस पे भी क्या करना पड़ेगा, GST पे करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने इनिशियल एक्सपोर्ट किया था 1 लाख रुपए का, इस पे सपोज मैंने 18% से 18,000 रुपए का GST भी दे दिया था, और इस 18,000 का GST देने के बाद मैंने रिफंड भी ले लिया इस 18,000 का। अब बाद में क्या हुआ, प्राइस मैंने बढ़ा दी, मैंने कहा कि मुझे 50,000 रुपये और चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी, एडिशनल इनवॉइस इशू करके 50,000 का अमाउंट रिकवर करूँगी और 9,000 का GST लगाऊंगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप ये 9,000 का क्रेडिट का भी 9,000 की GST का भी क्या ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो। तो इट इज़ ऑल्सो एलिजिबल, आपको बस GST RFD 01 के थ्रू क्या करनी पड़ेगी, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। सो इन जनरल तो क्या होता है, अगर मैं IGST पेमेंट पर एक्सपोर्ट करती हूँ तो मेरा जो शिपिंग बिल होता है, मेरा एक्सपोर्ट होता है, उसी की बेसिस पर क्या हो जाता है, मुझे रिफंड मिल जाता है। पर ये क्योंकि ये मैंने बाद में रिवाइज करी है प्राइस, ये बाद में चार्ज किया है अमाउंट, तो इसके लिए मुझे रिफंड एप्लीकेशन अलग से फाइल करनी पड़ेगी और इसका भी मुझे रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट रिफंड ऑफ ITC अंडर सेक्शन 54(3) रेस्ट्रिक्टेड। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जितना आपके पास GSTR 2B में बैलेंस होगा, यहाँ पे GSTR 2A था, अब यहाँ पे GSTR 2B कर दिया, तो जितना GSTR 2B में आपका बैलेंस होगा उससे ज़्यादा आपको रिफंड नहीं मिलेगा अक्यूमुलेटेड ITC का। Next, refund provision for refund, revised provision for refund where an exporter applies for refund subsequent to compliance of provisions of Rule 96A(1). तो बेसिकली यहाँ पे सर्टेन टाइम लिमिट चेंज हुई है। हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं बॉन्ड और LUT में, तो हम बेसिकली एक अंडरटेकिंग देते हैं कि हम अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाए या एक्सपोर्ट की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए तो हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको पूरा टैक्स चुका देंगे विद इंटरेस्ट। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का केस होता है और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते तो 3 महीने का टाइम लिमिट होता है आपके पास। जब आपने बॉन्ड ये दिया उससे 3 महीने में आपको एक्सपोर्ट करना होता है। अगर आपने नहीं किया तो 3 महीने एंड होने से 15 दिन के अंदर आपको बेसिकली टैक्स इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। वहीं अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और आपने पेमेंट किस में नहीं लेके आया, आप फॉरेन करेंसी में नहीं लेकर आए, तो आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आप या तो 1 साल जब आपने एक्सपोर्ट किया उससे 1 साल के एंड से 15 दिन या फिर जो भी पीरियड फेमा के अंदर अलाउड था विच एवर इज लेटर। बट अब जो ये 1 साल देखना है या जो फेमा का टाइम पीरियड देखना है, ये कहाँ से देखेंगे, फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस आपको देखना है। सो यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है कि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जो टाइम लिमिट चेक करनी है वो चेक कहाँ से करनी है, फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस। सो रेलेवेंट डेट यहाँ पे क्या होगी, फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस। और इन्होंने ये कहा है एक और चीज कि सपोज मैंने क्या किया, मैंने वॉलेंट्रीली ली, ये टाइम लिमिट अभी एक्सपायर नहीं हुई थी और मैंने वॉलेंट्री अभी एक बार तो IGST पे कर दिया, या टाइम लिमिट सपोज एक्सीड कर दिया और मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया और फिर बाद में मुझे फॉरेन करेंसी में पैसा रियलाइज हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि एक बार अभी तो आपने क्या करा, जैसे टाइम लिमिट एक्सीड होगी आपको GST पे करना पड़ जाएगा और फिर जब आप एक्चुअली में पैसा रियलाइज कर लोगे तो फिर आप इस GST का हमसे रिफंड आके ले जाना। तो सिर्फ GST कंपोनेंट का रिफंड आपको दिया जाएगा, आपने जो लेट पेमेंट के कारण इंटरेस्ट बियर किया है उसका कोई रिफंड अवेलेबल नहीं होगा। तो सिर्फ IGST का रिफंड मिलेगा, इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा। जितना आपने रिफंड ऑफ IGST पेड अर्लियर विल बी अवेलेबल
आईटीसी का रिफंड है तो आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा, आईजीएसटी का रिफंड है तो आईजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा, पर जो आपने इंटरेस्ट था उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये आईटीसी और आईजीएसटी तो समझ में आ गया ना। आईटीसी का रिफंड तब मिलता है जब हम विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बॉन्ड एलयूटी में एक्सपोर्ट करते हैं। और आईजीएसटी का रिफंड कब मिलता है, जब हम विद पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जिस भी तरीके से आपने एक्सपोर्ट किया है, रेलिवेंट चीज़ का आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, पर जो इंटरेस्ट पे किया है उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको बियर करने के लिए आप खुद ही लायबल। आपने लेट किया, पेमेंट आप लेट लाए, तो आपको ये तो बियर करना पड़ेगा। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए रिफंड प्रोसेस उन्होंने बता रखा है। बेसिकली क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, जो हमारी मिलिट्री वगैरह है, उसको बेसिकली सप्लाईज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनको क्या दे रखा है, रिफंड दे रखा है कि ये जो भी परचेजेस वगैरह करेंगे उसका बेसिकली इनको रिफंड मिल जाएगा। तो ये हर क्वार्टर बेसिकली क्या कर सकते हैं, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। GST-RFD 01 फाइल करना रहेगा। रिफंड की कंडीशंस क्या है कि इनको जितनी भी इनवर्ट सप्लाई, जितनी भी परचेजेस है वो रजिस्टर्ड पर्सन से करनी पड़ेगी। सप्लायर को अपनी GSTR 3B फाइल करनी पड़ेगी, मतलब उसने टैक्स पेमेंट कर दिया एक तरीके से। और इनका नाम और GST नंबर क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए, तो ये इनको रिफंड मिलेगा। और ये जितनी भी सप्लाईज करने वाले हैं वो ऑथराइज कस्टमर्स, मतलब जो मिलिट्री वाले लोग हैं, यूनिट रन कैंटीन से उन्हीं को सप्लाई करेंगे तो ही ये रिफंड उनको एलिजिबल होगा। क्योंकि हमारे मिलिट्री वाले लोग हैं, उनके ऊपर GST थोड़ी लगाएंगे। सो बेसिकली इसका पर्पस ये था, और इनको रिफंड इस तरीके से दे रहे हैं। अच्छा, एक रूल 89(4)(a)(4)(b) हुआ करता था। रूल 89(4)(b) तो था डीम एक्सपोर्ट के लिए, और रूल 89(4)(a) ITC फॉर सप्लाई टू सेल्स यूनिट्स और डेवलपर्स विदाउट टैक्स पेमेंट के लिए हुआ करता है। ये बेसिकली क्या कर दिए गए, ओमिट कर दिए गए। सो जो रूल 89(4) और 89(5)(b) में हम नेट ITC में इनका ITC लेस करते थे और टर्नओवर में से भी इनकी सप्लाईज लेस करते थे, अब आपको क्या करना है, उन फॉर्मूलेज में से 89(4)(a) और 4B के बारे में ऑल टुगेदर भूल जाना है। तो जो लेस किया जाता था वो लेस नहीं होगा। तो वो जो फॉर्मूलाज है अब बिल्कुल ईजी हो गए, और आपको इनके बारे में उनका जो एक्सक्लूजन करना रहता था अब वो एक्सक्लूजन नहीं करना। नेक्स्ट डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो, कमिश्नर शेल सेंड अ कॉपी of order to concerned revenue, transport or other authority to place an encumbrance on movable or immovable property which shall be removed on। देखो, ये प्रोविजनल अटैचमेंट रिमूव कब किया जाएगा, या तो कमिश्नर क्या दे देते, रिटर्न इंस्ट्रक्शन से दे, या फिर 1 साल मैक्सिमम, जब आपने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया उससे 1 साल, whichever is earlier। सो मैक्सिमम इसका मतलब ये एडिशन हुआ है, चेंज सिर्फ इतना हुआ है। पहले जब कमिश्नर ऑर्डर देता था उसी के बाद ही प्रोविजनल अटैचमेंट रिमूव होता था, बट अब इन्होंने ये आगे का 1 साल जोड़ने का मतलब ये है कि मैक्सिमम ये प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर 1 साल तक वैलिड रहेगा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के जो कंपाउंडिंग अमाउंट है उसमें चेंज आया है, तो आपको याद रखना है जो सब क्लॉज A, C, D और E है उसमें अगर 132(1) में आप फॉल कर रहे हो 1(1) में, तो 75 अप टू 75% सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 50% ऑफ सच अमाउंट वुड बी कंपाउंडिंग अमाउंट, और मैक्सिमम 60% और मिनिमम 40% अगर आप रूल बेसिकली सेक्शन 132(1)(2) में फॉल कर रहे हो। और अगर आप FHI में फॉल करते हो तो कंपाउंडिंग अमाउंट वुड बी 25%। और अगर आपने इन सारे ऑफेंसेस में हेल्प करी है तो बेसिकली अगेन कंपाउंडिंग अमाउंट विल बी 25% ऑफ सच अमाउंट। और अगर मान लो आपने एक से ज़्यादा सेक्शन में क्या कर दिया है, बेसिकली आपने ऑफेंस किया है, तो आपके ऊपर जो हायर वाली, सपोज मैंने यहाँ एक मेरा ऑफेंस इधर वाली कैटेगरी में, एक इधर वाली कैटेगरी में है, तो मेरे पास ये ऊपर वाली जो हायर वाली लिमिट्स है वो एप्लीकेबल होगी। तो लास्ट में ये क्लैरिफिकेशन और है। अच्छा, ये 132(1)(1) और 132(1)(2) का डिफरेंस क्या है यहाँ पे, बेसिकली अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो वो इधर कवर होता है, और अप टू 5 करोड़ 132(1)(2) में कवर होता है। फिर अपील्स और रिविजन्स। पहला तो है कि पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली आप अपील फाइल कर सकते थे, अब कुछ केसेस में आप मैनुअली भी अपील फाइल कर सकते हो।
अगर अपील टू अपेलेट अथॉरिटी है, सो जीएसटी एपीएल 01 बाय टैक्स पेयर और जीएसटी एपीएल 03 बाय डिपार्टमेंट, ये अब क्या मैनुअली भी फाइल हो सकते हैं। किस कंडीशन में? या तो कमिश्नर ने खुद नोटिफाई किया हो, या फिर अगर आपको पता हो कि जब भी क्या होता है, कोई आपको बेसिकली आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास होता है तो वो आपके पोर्टल पे स्पेसिफाइड स्लॉट में आपको दिखता है। अगर आपको उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो वहीं से आप क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। तो जहां पर आपको ऑर्डर दिखता है उसके ऊपर ही आपको एक क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है, जहां आप क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो, उसका रिप्लाई बेसिकली दे सकते हो। पर अगर पोर्टल पे वो ऑर्डर ही अपलोड नहीं हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल करोगे कैसे? तो उस केस में इन्होंने क्या करा, मैनुअली आपको अपील फाइल करने का एक ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिया, जिसमें आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली क्या हो जाएगी, इशू हो जाएगी। सो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट जाके अपील अपनी सबमिट करनी पड़ेगी मैनुअली। और सिमिलरली अपीलेट ट्राइब्यूनल के केस में आप जीएसटी एपीएल 05 बाय टैक्स पेयर और जीएसटी एपीएल 07 जो डिपार्टमेंट फाइल करता है, ये भी अब क्या हो सकती है, मैनुअली फाइल हो सकती है सेम कंडीशंस के अंदर, कि अगर या तो रजिस्ट्रार परमिट कर दे बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर, तो उस केस में मैनुअल अपील फाइलिंग अलाउड है और यहाँ पे भी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली इशू हो जाएगी। जो अपील फाइल करने की जो फीस है उसमें चेंजेस हुए हैं। तो देखो वो तो ये तो सेम ही है कि 1000 फॉर एवरी 1000 ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, ये तो लगेगी। मैक्सिमम 25,000 ये भी था, बट अब इन्होंने कह दिया कि मिनिमम 5,000 फीस देनी पड़ेगी। और फीस फॉर फाइलिंग अपील्स नॉट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट फाइन फी पेनल्टी, तो उस केस में 5,000 की आपको फीस देनी पड़ेगी। नो फीस इज एप्लीकेबल फॉर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशंस। जीएसटी की कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्शन 109 है उसमें चेंज हुआ है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो प्रिंसिपल बेंच है ना, वो आपके सेक्शन 172 के एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर वाले केसेस को भी आप देखेंगे। उसको अभी हम आगे मिसलेनियस प्रोविजंस में अच्छे से और देख लेंगे। तो बस इसमें ये सेक्शन 171(2) का एक एडिशन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट केस है कॉमन प्रोविजंस फॉर अपील बाय टैक्स पेयर एंड डिपार्टमेंटल अपील टू जीएसटी 18। तो देखो इन्होंने क्या बताया है कि जो डिपार्टमेंटल अपील है या टैक्स पेयर की अपील है जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को होती है, उसमें क्या कॉमन प्रोविजन है। एक तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है जीएसटी एपीएल 06 के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है अनलेस मैनुअली बाय जीएसटीआर रजिस्ट्रार। फाइनल एक्नॉलेजमेंट किस में इशू होता है, फॉर्म जीएसटी एपीएल 02 में। अपॉन रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स इफ एनी indicating appeal number, provisional acknowledgement date is considered as appeal filing date if order is uploaded on portal. Certified copy of order must be submitted within 7 days. If order is not uploaded on portal, provisional acknowledgement date is considered filing date. So basically क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ कॉमन प्रोविजन है। एक तो आपको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, मतलब सपोज अपील मैंने कर दी और जो मेरा अपोजिट पार्टी है वो क्या करता है, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करता है। तो मैं तो अपील करूंगी तो मैं तो अपने अपील में लिख दूंगी कि मेरे को क्या क्या दिक्कतें हैं। सामने वाला अपने डिफेंड में कहाँ लिखता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में, इसका फॉर्म है इन्होंने यहाँ पे बता दिया। प्लस अगर आप जैसे ही अपील करते हो ना तो आपको जीएसटी एपीएल 2 में क्या मिलती है, फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिलती है। और जैसे ही फाइनल एक्नॉलेजमेंट किस पे अपलोड हो जाती है, पोर्टल पे, जैसे ही ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपके पोर्टल पे अपलोड हो गई तो उस केस में जो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट डेट है, उसको ही क्या कंसिडर किया जाता है, अपील फाइलिंग की डेट कंसिडर किया जाता है। पर अगर ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑर्डर की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो डिपार्टमेंट में 7 दिन के अंदर जमा करवाओ। अगर आप 7 दिन के अंदर जमा करवा देते हो तो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट डेट को क्या मान लेंगे हम, आपकी अपील फाइलिंग की डेट। पर अगर आप ये 7 दिन के बाद जमा करवाते हो तो अपील फाइलिंग की डेट क्या होगी, जो जिस दिन आप ये सबमिट करवाओगे कॉपी। तो ये बस सिंपल सा प्रोविजन है, इसको एक बार पढ़कर आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट केस है विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन फाइल बिफोर अपीलेट ट्राइब्यूनल। अगर आपने अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने अगर कोई अपील फाइल करी तो आप उसको विड्रॉ कैसे कर सकते हो। तो आपको अपील विड्रॉ करनी है तो आपको ऑर्डर इशू उससे पहले करनी पड़ेगी। फॉर्म कौन सा है, जीएसटी एपीएल 05 या 7W। और
और अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई, देखो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट तो कभी इशू होती है, जैसे आप अपील एक बार सबमिट कर देते हो ना, आपको एक बार प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि आपकी अपील हमने डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी है। फिर जब डिपार्टमेंट एक बार उस अपील को देख लेती है और फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ हम इसमें आप फर्दर प्रोसीड कर लेंगे, तब आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू होती है। तो अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई तो फिर आपको डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, मतलब जीएसटी का अप्रूवल चाहिए आपको विद इन 50 डेज ऑफ फाइलिंग विड्रॉल एप्लीकेशन। 15 दिन में अगर ये आपको अप्रूवल दे देती है जीएसटी तो ही आप विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे इन केस अगर आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी इशू हो चुका है। और फ्रेश अपील्स और एप्लीकेशंस, मान लो एक बार आपने अपील फाइल करी, फिर आपने उसको विड्रॉ कर लिया, है ना, और अगर आपका दोबारा से एप्लीकेशन फाइल करने का मन करता है तो जो ओरिजिनल एप्लीकेबल टाइम लिमिट्स है ना वो ही एप्लीकेबल होगी। तो जो ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ उससे जो 3 महीने 6 महीने वाली लिमिट्स होती है वो ही एप्लीकेबल होगी। अब आप यहाँ से विड्रॉल वाले डेट से अब दोबारा से हम नई टाइम लिमिट 3 महीने 6 महीने वाली काउंट नहीं करोगे, ओरिजिनल जो टाइम लिमिट है वो ही एप्लीकेबल होगी। फिर है कुछ केसेस है जहां पर आपने पढ़ा होगा कि डिपार्टमेंट क्या कर सकती है, अपील फाइल करने से बच सकती है, मतलब वो कह सकती है कि छोटा मोटा अमाउंट है जाने दो, है ना। तो उनके लिए टाइम लिमिट्स बेसिकली प्रिस्क्राइब कर रखी है कि डिपार्टमेंट को अगर अपील करनी है किसके अगेंस्ट, किसके सामने, जीएसटी के सामने, तो कम से कम अमाउंट 20 लाख का होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट के सामने करनी है तो 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के सामने करनी है तो 2 करोड़। अब अमाउंट का मतलब क्या है, सो अगर टैक्स से रिलेटेड, मतलब जीएसटी के टैक्स से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस केस में तो हम टैक्स एंड डिस्प्यूट को क्या मानेंगे, ये वाला अमाउंट मानेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है। सो एक टैक्स अमाउंट एंड डिस्प्यूट के बेसिस पे हम ये 20 लाख 1 करोड़ और 2 करोड़ वाली लिमिट चेक करेंगे। पर अगर सिर्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो सिर्फ इंटरेस्ट वाला अमाउंट देखेंगे, पेनल्टी इन्वॉल्व है तो पेनल्टी वाला अमाउंट, लेट फीस है तो लेट फीस। अगर इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी तीनों इन्वॉल्व है पर विदाउट टैक्स अमाउंट, तो सिर्फ टैक्स अमाउंट तो डिस्प्यूटेड नहीं है बट रिलेटेड हमारा डिस्प्यूट है, तो उस केस में हम टोटल किसका देखेंगे, ये इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फीस का, इन तीनों का टोटल लगा के हम ये वाली लिमिट बेसिकली क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैक्स था विद और विदाउट इंटरेस्ट पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ या विदाउट होगा तो हम क्या करेंगे, टैक्स एंड डिस्प्यूट देखेंगे। पर विदाउट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अगर इम्पोज हो रहा है साथ में तो फिर हम इंटरेस्ट पेनल्टी वाले अमाउंट को यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। और अगर रिफंड एरनियस था तो जितना भी रिफंड का डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। मॉनेटरी लिमिट अप्लाइज टू डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एटसेट्रा as applicable with respect to which a appeal or application is being filed in a composite order involving multiple appeals or demand notes. Limit applies to total amount of tax, interest, penalty, late fee, not individually. So अगर एक ही ऑर्डर में अगर मल्टीपल अपील्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल डिमांड नोटिस है, मल्टीपल डिमांड्स है, तो उस केस में हम सारी डिमांड्स को मर्ज करके ये वाली लिमिट्स क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक्सक्लूजन मॉनेटरी लिमिट किन किन केसेस में अप्लाई नहीं होगी, अगर कोई ऐसा केस है जहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि जीएसटी लॉ का पर्टिकुलर प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अल्ट्रा वायरस है, या फिर कोई जीएसटी का रूल रेगुलेशन जीएसटी के एक्ट से अल्ट्रा वायरस है, या कोई जीएसटी का ऑर्डर नोटिफिकेशन जो सीबीआईसी वगैरह ने इशू करे हैं, गवर्नमेंट ने इशू करे हैं, ये जीएसटी के लॉ रूल्स मतलब जीएसटी के एक्ट वगैरह से क्या है, अल्ट्रा वायरस है। तो जो भी आप हायरार्की की बेसिस पे देख लो, अगर कोई अपने ऊपर वाले से, अपने कोई ऊपर वाली अथॉरिटी से अगर अल्ट्रा वायरस जा रहा है, उसकी पावर से बाहर जाकर कुछ कह रहा है, तो उसके केस में फिर हम क्या करेंगे, इन मॉनेटरी लिमिट्स को भूल जाएंगे, इन मॉनेटरी लिमिट्स को भूल जाएंगे और हम क्या करेंगे, सीधा ही केस फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। या फिर मैटर रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिक्वायर्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, या कोई ऐसा इशू जो रिकरिंग इन नेचर में और जिसमें इंटरप्रिटेशनल इशू इन्वॉल्व है, तो उस केस में आप विदाउट मॉनेटरी लिमिट देखेंगे आप क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। वेयर स्ट्रिक्चर्स एडवर्स कमेंट्स हैव बीन पास्ड और कॉस्ट इम्पोज अगेंस्ट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट और देयर ऑफिसर्स, उस केस में भी आप ये कर सकते हो। या कोई ऐसा केस है जहां पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और रेवेन्यू क्या है,
इन्वॉल्व है, सो उस केस में भी फाइल हो सकता है। नॉन फाइलिंग बेस्ड ऑन मॉनेटरी लिमिट्स, अगर मॉनेटरी लिमिट के बेसिस पे आपने कोई अपील नहीं करी है डिपार्टमेंट ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और केस में सिमिलर केस पर, सिमिलर इशू पर अपील फाइल नहीं कर सकते। तो सपोज मेरे केस में सपोज 15 लाख का अमाउंट ही था, उन्होंने देखा ये लिमिट से कम बैठ रहा है, उन्होंने फाइल नहीं किया। सिमिलर केस में क्या हुआ, सिमिलर इशू से रिलेटेड किसी और टैक्सपेयर ने डिफॉल्ट किया और उनके केस में 5 करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व था, तो वो दूसरा पर्सन ये नहीं कह सकता कि मेरे केस में तो आपने अपील फाइल नहीं करी, है ना, कि निकिता जी के केस में तो आपने अपील फाइल नहीं करी, आप उनके केस में कैसे फाइल कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने मेरे केस में अपील फाइल नहीं करी, क्यों? क्योंकि मैं मॉनेटरी थ्रेशोल्ड से कम बैठ रहा था मेरा अमाउंट। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो डिपार्टमेंट मेरे ऑर्डर से सेटिस्फाइड था। So they say non-filing based on monetary limit does not preclude tax officer from filing appeals in other cases involving similar issues, where tax and disputes exceeds monetary amount or case involves a question of law. Next case है miscellaneous provisions related rule 163. देखो सेक्शन 158A में कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात आती है, उसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल 163 इंसर्ट किया गया है। ये रूल 163 क्या बोलता है कि आपसे जो टैक्स पेयर है उससे हम बेसिकली कंसेंट लेंगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं या नहीं। तो वो बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कंसेंट देगा रजिस्टर्ड पर्सन। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो उसने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी एप्लीकेशन ने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है, जो वो अपने GSTR 3B में डिस्क्लोज कर रहा है, जितना भी वो GSTR 1(1)A में डिस्क्लोज कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। इसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन क्या देगा, कंसेंट देगा। Requesting system under section 158A(1) must obtain registered person consent for obtaining such information and communicate it to common portal along with relevant tax period details. Relevant person क्या, registered person क्या देगा, consent देगा। ये क्या करेगा, खुद तो देगा ही, प्लस क्या कर रहा है यहाँ पे, वो अपने GSTR 3B और 1 इनकी डिटेल्स भी वो डिस्क्लोज करने की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली मैंने अपनी सेल्स की डिटेल बता रखी होगी, सेल्स की डिटेल बता रखी है मतलब वो किसी की परचेजेस है, तो जिन लोगों ने मुझसे परचेज करी है, तो रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाली कि वो उन रेसिपिएंट से भी क्या लेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, और इनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को खुद का कंसेंट देगा कि आप इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि रेसिपिएंट से रजिस्टर्ड पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी नहीं और गवर्नमेंट को डायरेक्टली ही कंसेंट दे दी, तो गवर्नमेंट ने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम बैठ के यही चेक करते रहे। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कंसेंट दे दी, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन थी रेसिपिएंट से कंसेंट लेने की, और रजिस्टर्ड पर्सन ने एक बार कंसेंट दे दी खुद की, तो हम ये मानेंगे कि रेसिपिएंट्स की भी डीम्ड कंसेंट है। बाद में रेसिपिएंट आके गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते, तुम्हें लड़ना है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन से जाके लड़ो जिसने कंसेंट अपनी दी थी। तो उन्होंने कहा कि वंस ही प्रोवाइड्स दिस कंसेंट, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स कंसेंट इज डीम्ड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड। फिर कॉमन पोर्टल क्या करेगा, शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन विद रिक्वेस्टिंग सिस्टम ऑन रिसीविंग कंसेंट, और वो साथ में किन किन टैक्स पीरियड के लिए कंसेंट दे रहा है वो भी ये फर्निश करेगा। फॉलोइंग सिस्टम्स फॉर कंसेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग हैव बीन नोटिफाइड। जैसे एक तो अकाउंट एग्रीगेटर है NBFC वाला, ये नोटिफाइड किया गया है, और एक पब्लिक टैप प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय RBI हब अंडर RBI's स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज enabling seamless credit operations through standard APIs and डेटा शेयरिंग पोर्टल्स। तो ये बेसिकली 2 ऐसे नोटिफाइड पोर्टल्स हैं जिनके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर होने वाली है। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि बाकी जो लोग हैं इसका होराइजन एक्सपेंड करने का मेन रीजन ये है कि अब लोगों को पता चल पाए कि आप कितने अच्छे इंसान हो। आपको बेसिकली अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो आपको बैंकर्स लोन देने में थोड़ी आसानी करेंगे, आपके जो सप्लायर्स है आपको क्रेडिट देने में थोड़ा इजीली रिलाई कर पाएंगे, आप कोई भी जो बायर है वो सही कौन सा वेंडर है वो उसको इजीली चूज कर पाएगा, जो रेसिपेंट है वो वेरीफाई कर पाएंगे कि सप्लायर अपने रिटर्न्स वगैरह टाइमली टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं या नहीं। जो एंट्री प्रॉफिटिंग मेजर दे रखा है सेक्शन 171 का, सबसे पहले तो इसको देखो, जब इनिशियली ये लाया गया प्रोविजन तब तो इसको कौन सा माना था, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी NAA अप टू नवंबर 2022।
इस अथॉरिटी ने NAA ने इसको संभाला इस काम को। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको 30 सितंबर 24 तक संभाला। उसके बाद ये काम किसको सौंप दिया गया है? प्रिंसिपल बेंच ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल को। और अब एक सनसेट क्लॉज ला दिया गया है जिसके तहत ये है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद ऐसी कोई एप्लीकेशन एंटरटेन गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो ये प्रोविजन 1/4/25 तक ही एप्लीकेबल बेसिकली है। सो इस पूरे का क्रक्स यही है कि NAA नवंबर 22 तक थी, फिर CCI थी, और अब 1/4/25 तक कौन है? प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्राइब्यूनल है। सो हम देखते हैं कस्टम से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। पहला है री इम्पोर्टेशन टाइम लिमिट। इसमें बेसिकली पहले 3 साल हुआ करती थी, अब इसको 5 साल कर दिया गया है और ये एक्सटेंडेबल है बाय 2 ईयर्स। और भूटान के केस में ये टाइम लिमिट 7 ईयर्स है, जो कि फर्दर 3 ईयर्स से एक्सटेंडेबल है फॉर मशीनरी और इक्विपमेंट से रिलेटेड। कैन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन बी मॉडिफाइड और विदड्रॉल? तो यस, ये मॉडिफाई भी हो सकता है, विदड्रॉ भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कस्टम्स एक्ट में या किसी भी एक्ट में किसी एग्जेम्पशन को इशू करने की पावर दी गई है, एग्जेम्पशन इशू करने की अगर आपको पावर दी गई है, तो डीम्ड है ना कि उस पावर को यूटिलाइजेशन करके आप उस नोटिफिकेशन को जो आपने इशू किया था एग्जेम्पशन के लिए, उसको क्या कर सकते हो? रिवोक भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो पावर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एन एग्जेम्पशन includes the power of revocation of it or modification of it. So what it says, section 25(1) of the Customs Act grants power to government to exempt custom duties in public interest, which inherently includes power to revoke or modify such exemptions. General Clauses Act भी यही कहता है, also supports this by stating that an authority issuing a notification has the power to rescind and modify it. It's very मतलब common चीज ना। ST Supreme Court in Kasinka Trading versus UI and Pankaj Jain Agencies versus UOI have upheld government's authority to withdraw or amend exemption notifications as needed in public interest. तो public interest में ये काम किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज है कि जो री इम्पोर्ट की टाइम लिमिट्स थी उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आप री इम्पोर्ट कर रहे हो, रिपेयर्स, रिकंडीशनिंग, रीप्रोसेसिंग, रीमेकिंग और सिमिलर प्रोसेस के लिए, मतलब बेसिकली टेम्पररी री इम्पोर्टेशन कर रहे हो, तो उसके टाइम लिमिट्स में देखो क्या चीज आया है। अगर गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए थे और री इम्पोर्ट कर रहे हो रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग के लिए अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स, तो 3 साल की टाइम लिमिट है, और नेपाल और भूटान के केस में 10 साल की टाइम लिमिट है। अगर गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं और री इम्पोर्ट कर रहे हो आप रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग या सिमिलर प्रोसेस के लिए, तो आप 1 साल में करना चाहिए आपको री इम्पोर्ट। और स्पेसिफाइड गुड्स है, क्या है? स्पेसिफाइड गुड्स की जो लिस्ट है वो आपके कोर्स में नहीं है, बट अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि ये स्पेसिफाइड गुड है, तो स्पेसिफाइड गुड्स के केस में अगर आपने रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग के लिए इनका री इम्पोर्ट किया है, यहाँ पे भी रिपेयर और रिकंडीशनिंग के लिए री इम्पोर्ट था, यहाँ पे अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स है और यहाँ पे क्या है? स्पेसिफाइड गुड्स। तो ऊपर 3 साल और 10 साल वाली लिमिट थी, यहाँ पे 7 साल और 10 साल वाली लिमिट है। प्रोवाइडेड गुड्स री एक्सपोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम री इम्पोर्टेशन डेट, और इनका री एक्सपोर्ट भी कितने टाइम में होना चाहिए? री इम्पोर्टेशन से 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इट्स इंपॉर्टेंट। कुछ जुडिशियल डिसीजन है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ये आपको ध्यान में रखने। पहला है, इनका नाम ध्यान में भले ही मत रखना, ये केसेस ध्यान में रख लेना। अ पर्सन हु क्लेम्स एग्जेम्पशन और कंसेशन हैज टू एस्टैब्लिश दैट ही इज एंटाइटल्ड फॉर इट। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एग्जेम्पशन लेनी है तो ओनर्स आपके ऊपर है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस एग्जेम्पशन के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। सम प्रोविजंस इन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आर डायरेक्टरी, और कुछ क्या होते हैं? मैंडेटरी होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिजर्व्स अ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या करना पड़ेगा? कुछ स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मतलब जैसा लिखा है वैसे ही उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आप उसको लिबरली, आप उसको क्या नहीं कर सकते? बहुत खुलेआम, बहुत इजीली, बहुत लिबरली क्या नहीं कर सकते? इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। सो जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होगा वो किसके लिए किया जाएगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। और एक बार आप एलिजिबल हो गए तो उसके बाद जो बाकी कंडीशन है उसको हम क्या देंगे? लिबरल इंटरप्रिटेशन लेंगे, उसका लिबरल मीनिंग लेंगे। ये CCE वर्सेस हरिचंद श्री गोपाल
शर्मा वाले केस में कहा गया, किसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। If an applicant does not claim benefit under a particular exemption notification at an initial stage, suppose मैंने पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन दी, बट मैंने अगर उसका कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन उसमें अवेल नहीं किया और बाद में जाके मैंने सेम प्रोडक्ट का क्या किया, इंपोर्ट किया, तो क्या मैं बाद में भी उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं ले सकती? तो गवर्नमेंट सेज कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बाद में उसकी एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हो। So he is not debarred or prohibited or stopped from claiming such benefit at a later stage. Next is section 25 of Customs Act enables government to exempt items otherwise liable to duty in public interest. Public interest का मतलब क्या होगा? ये बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है इंडिया की पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो अगर आप इंडिया की पब्लिक को कोई बेनिफिट दे रहे हो तो आप उसके लिए कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन निकाल सकते हो। तो जनरली जब लिखा होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम है तो उसका मतलब क्या होगा, इंडिया की पब्लिक के इंटरेस्ट में काम किया गया है। So thus exemption under section 25(1) must be interpreted as one meant to benefit Indian public. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी पहले एक लगा करती थी, वो फाइनेंस एक्ट 2024 से क्या कर दी गई है, ओमिट कर दी गई है। तो अभी ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर देखो क्या कहते हैं, इसमें चेंज आया है, जो डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट है ना, वहां पे एक ये बताया गया है कि एक तो जो डेट्स दे रखी है उसमें अगर आपको याद हो तो एक तो 16th दे रखी है, फिर अगर आपने नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में अगर आपने किया है तो उसके केस में आपको 1st तक करवाना पड़ता है, और लास्ट जो मार्च वाला मंथ है उसमें 31st तक करवाना पड़ता है। तो इन ड्यू डेट के अलावा भी अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और डेट्स बता सकती है जब तक आपको एक ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको अलाउ कर सकती है ऑन अ डिफरेंट ड्यू डेट पेमेंट। और अगर आपको एक डेफर्ड पेमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको बिल ऑफ एंट्री टाइमली फाइल करना पड़ेगा, और जितनी भी डिफरेंशियल ड्यूटी अगर बनती है तो वो आपको एक ही दिन में क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पे डिफरेंशियल ड्यूटी फॉर सेम बीओई अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू टू रीअसेसमेंट। अगर रीअसेसमेंट हुआ है आपका और डिफरेंशियल ड्यूटी निकल कर आती है तो आपको एक दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ भी पेमेंट करना पड़ेगा, और इस एक दिन में हॉलीडेज इंक्लूड नहीं होंगे। रिफंड अंडर कस्टम्स, देखो ये कस्टम्स में जो रिफंड आया है बेसिकली अमेंडमेंट नहीं है, पर ये पहले कुछ 4-5 उन्होंने केस बता रखे थे, अब ये 3 केसेस ही बता रखे हैं, तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस ये जो जजमेंट है ये वैसे भी ऑल टुगेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जजमेंट भी आपको ध्यान रखना है, सीसीई वर्सेस फ्लॉक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाला। इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि सपोज अगर आपको सपोज किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी थी, अब अपील का टाइम तो निकल गया, पर आप क्या कर रहे हो, आप उस अपील का टाइम सपोज 60 दिन ही होता है, और जो रिफंड की एप्लीकेशन है वो आप 1 साल तक फाइल कर सकते हो। तो आप सोच रहे हो 60 दिन तो निकल गए, मैं रिफंड की एप्लीकेशन लगा देता हूँ इसका रिफंड लेने के लिए, इस पर्टिकुलर टैक्स का, इस कस्टम ड्यूटी का। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल होनी थी और अपील की टाइम लिमिट निकल चुकी है, तो आप रिफंड क्लेम करके बैकडोर से एंट्री नहीं कर सकते हो। So refund claim can't be filed against an adjudication order and appeal must be filed if assessee is aggrieved. तो अगर assessee को दिक्कत लग रही है तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल करो, आप रिफंड क्लेम वाले तरीके से नहीं जा सकते हो। इस केस में भी क्या कहा कि रिफंड प्रोसीडिंग्स कांट बी यूज्ड टू चैलेंज अ फाइनल ऑर्डर। एक ऑर्डर पास हो गया, उसके अगेंस्ट आपने अपील तो फाइल नहीं करी और उसमें जितनी भी ड्यूटी पेबल है आप उसके अगेंस्ट रिफंड फाइल कर रहे हो, सो दिस इज नॉट परमिसिबल, ताकि अपील प्रोविजंस भी इफेक्टिव रहे, नहीं तो हर कोई क्या करने लग जाएगा, जैसे बैकडोर से एंट्री लेने लग जाएगा। और अब आपको ये सारे जजमेंट्स भी ध्यान में रखने हैं, नाम ध्यान में मत रखना, बट केस क्या कहना चाह रहा है वही। एक तो प्रिया ब्लू इंडस्ट्री, इसमें भी ये कहा गया कि रिफंड क्लेम कांट बी सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। तो अपील जहाँ लगनी है वहाँ अपील ही फाइल करनी पड़ेगी, रिफंड फाइल करके आप बैकडोर से एंट्री नहीं ले सकते हो। दूसरा, burden of proof that incident of duty has not been passed on to consumers is on assessee। जो unjust enrichment वाला रूल है वो बेसिकली आपके ऊपर नहीं लग रहा, ये आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा। जो assessee बेसिकली ये कह रहा है कि
भाई भाई मैंने अपना जो अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं किया है, मैंने अपना बर्डन ऑफ ड्यूटी सामने वाले को पास नहीं किया है, तो आपको खुद को ये प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे पास ऑन नहीं किया गया, क्योंकि जीएसटी क्या है या कस्टम्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, बर्डन कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं। तो अनजस्ट एनरिचमेंट आपने नहीं किया है, ये आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। एंड लास्ट, अपील इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल एंड नॉट रिफंड क्लेम इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट में भी ज्यादा अगर ड्यूटी पे कर दी तो उसके अगेंस्ट भी अब आपको अपील में ही जाना पड़ेगा, आप रिफंड वाले रूट से नहीं जा सकते हो। एफटीपी में कुछ अमेंडमेंट्स हैं। इंपोर्ट ऑफ यूज्ड आईटी एसेट्स फ्रॉम सेल्स टू डीटीए। अगर सेल्स यूनिट से आपने क्या किया है, डीटीए में क्या करा है, आईटी एसेट्स से को इंपोर्ट किया है, तो उस केस में देखो ये क्या कहते हैं कि इसको अगर आपको सेल्स से डीटीए में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में लेकर आना है, तो उस केस में आपको स्पेसिफिक ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको कंडीशन फुलफिल करनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये इंपोर्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। तो जितनी भी आईटी एसेट्स है, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, कुछ भी, इन सब के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। दूसरा केस है इंपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, ईओयू सेज without compliance to QCOs. QCOs is quality control orders. तो अगर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स क्या होता है, जो हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है BIS की, बेसिकली कुछ नॉर्म्स स्टैब्लिश करती है ताकि कंज्यूमर्स की हेल्प पे, इंडिया के लोगों की हेल्प पे, या उनकी सेफ्टी या एनवायरमेंटल इश्यूज का ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या उनका सेल उन पैरामीटर्स को जब फॉलो करेगा उसके बाद ही हो सकता है। पर एक्सपोर्ट करने वाली हूँ, मैं तो सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाली हूँ, इन प्रोडक्ट का इंडिया के कस्टमर्स को एक्सेस मिलने वाला ही नहीं है, वो इसको यूज करने वाले ही नहीं है। तो उस केस में क्या करती है जो BIS है, ये आपको क्या दे देती है, रिलैक्सेशन दे देती है। तो किन किन स्कीम्स में BIS ने एक्सेप्शन दे रखा है, एडवांस ऑथराइजेशन, EOU और सेस के केस में। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस केस में BIS बोलती है कि ठीक है, अगर आप इन QCOs का फॉलो भी नहीं करोगे तो भी हम आपको इंपोर्ट करने दे देंगे, क्योंकि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करके एक्सपोर्ट करने वाले हो। क्या करने वाले हो, एक्सपोर्ट। इंडिया के कंज्यूमर्स को यूज नहीं होने वाला इन प्रोडक्ट्स का। सो एडवांस ऑथराइजेशन में अगर आपको ये काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो होगा आपके ऊपर प्री इंपोर्ट कंडीशन, और सिर्फ आप इसको एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। और अगर मान लो इंपोर्ट करने के बाद कुछ प्रोडक्ट बच जाते हैं, कुछ अनयूज्ड इंपोर्ट्स हैं, तो उनको जुरिस्डिक्शनल GST या कस्टम अथॉरिटी के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इंडिया में वो गुड्स आना परमिटेड नहीं था, तो कैसे भी करके इंडिया तक नहीं पहुंचने चाहिए। या तो डिस्ट्रॉय कर दो या फिर इनको वापस री एक्सपोर्ट कर दो जहां से मंगवाया था। तो दूसरा है री एक्सपोर्ट। ड्यूटी इंटरेस्ट टू कस्टम्स अथॉरिटी एंड कंपोजिशन फीस टू DGFT अप्लाई फॉर अनयूटिलाइज्ड इंपोर्ट्स। और इनके ऊपर फिर आपको अगर क्या पे करना पड़ेगा, ड्यूटी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अगर ये अनयूटिलाइज रह जाते हैं इंपोर्ट्स, और कंपोजिशन फी पे करनी पड़ेगी DGFT को। Said exemption is specifically endorsed in A upon request of होल्डर। तो एडवांस ऑथराइजेशन जब आप ले रहे हो उसके केस में आपको तभी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको ये वाली रिक्वायरमेंट भी आपको चाहिए क्या, तो उस केस में इसको स्पेसिफिकली वो एडवांस ऑथराइजेशन में आपको लिख कर देंगे। ये एग्जेम्पशन सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट्स के लिए है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं अवेलेबल है, और DFIA स्कीम के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। सो सिर्फ एडवांस ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा है, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो तो आप ऐसे कर सकते हो, तो उसके लिए तब आपको ये सिर्फ इंपोर्टेड यूनिट्स इनपुट्स पे लगेगा जो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हो। अगेन देख लो, यहाँ पे भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो ये अलाउड है। DTA में क्लियरेंस कर नहीं सकते, मतलब इंडिया में तो आनी ही चाहिए गुड्स, और आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी कस्टम्स और डेवलपमेंट कमिश्नर को, और ये भी सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट्स के लिए है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप सेल्स यूनिट हो तो अगेन वही इंपोर्टेड यूनिट्स के लिए है, और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन से आपको करना पड़ेगा। DTA में क्लियरेंस कर नहीं सकते हो। सेल्स डेवलपमेंट कमिश्नर को आप क्या दोगे, एक अंडरटेकिंग दोगे
कि आप बेसिकली इनका कोई और यूज़ नहीं करने वाले हो, और वही सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। This exemption is limited to specific ministries or department notified by DGFT for goods consumed in export production. Next है मर्चेंट ट्रेडिंग। सो इसमें तो देखो बहुत सिंपल सा है कि पहले क्या होता था, मर्चेंट ट्रेडिंग मतलब एक इंडिया में कोई पर्सन बैठकर दो फॉरेन कंट्रीज के बीच में क्या करवा रहा है, अपना शिपमेंट कंडक्ट करवा रहा है। सो मर्चेंट ट्रेडिंग वाज अलाउड ओनली फॉर शिपमेंट्स बिटवीन टू फॉरेन कंट्रीज, दो फॉरेन कंट्री के बीच में अगर ट्रेड हो गया, इंडिया में बैठकर कोई पर्सन चाइना और यूएसए में सेल परचेज करवा देता है, तो उसके ऊपर बेसिकली कस्टम्स ड्यूटी की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आती थी, है ना। तो पहले मर्चेंट ट्रेडिंग सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में अलाउड था कि चाइना और यूएसए में जैसे ट्रांजैक्शन करवा दिया हमने, पर अब उन्होंने कहा कि अगर सपोज मैं यूएसए टू यूएसए कोई ट्रांजैक्शन करवा देती हूँ सेल परचेज का, तो वो भी अब मर्चेंट ट्रेडिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब उस पर भी अब कस्टम्स ड्यूटी वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे। पर वहाँ पे भी आरबीआई की गाइडलाइंस का आपको फॉलो करना था, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। प्लस इसमें कौन से गुड्स नहीं आते जो साइट्स ऑफ कॉमेट लिस्ट में डिफाइंड हो, तो साइट्स ऑफ कॉमेट लिस्ट में बेसिकली साइट्स में तो बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड कुछ लिस्ट दे रखी है हमें, और कॉमेट का मतलब होता है वही कुछ ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये बेसिकली यहाँ पे भी एक लिस्ट है। तो इन गुड्स को आपको छोड़ देना है, ये लिस्ट आपकी कोर्स में भी नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अब सिंगल कंट्री के विद इन में अगर ये काम हो रहा है तो आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो करके और इन गुड्स के अलावा आप ये काम कर सकते हो। लास्ट चीज है कि अगर आपको पता हो कि रोड टेप में कुछ इनएलिजिबल सप्लाईज होती है, उसकी लिस्ट में से इन तीन चीजों का हटा दिया गया है। बाकी लिस्ट एज इट इज है। तीन चीजें कौन सी हटाई है वो मैं बता देती हूँ कि अगर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ESTP और BTP में, तो ये पहले इनएलिजिबल था रोड टैप में, अब ये एलिजिबल है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ EOU अगेंस्ट एन एडवांस ऑथराइजेशन DFIA स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन issued under duty exemption scheme of relevant FTP or goods manufactured exported by a unit licensed as 100% EOU in terms of the provisions of FTP or by any of the units situated in FTZ, EPZ और CEZ। तो ये बेसिकली आपके अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स देखो समझने वाले थे, जो स्पेशली जो लास्ट वीडियो में कवर हुए वो सारे समझने वाले थे, हमने बहुत डिटेल में उनको समझा भी। आज वाले जो अमेंडमेंट्स थे वो मोस्टली थे सिंपल वन लाइनर क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड या कुछ ऐसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन हुए हैं, तो इनको आपको क्या करना है, एक बार पढ़कर छोड़ देना है। समझने वाले हैं वो आपको समझ आ ही गए होंगे। जो बाकी ऐसे अमेंडमेंट्स हैं थोड़े बोरिंग है आई नो, बट आपको इनको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने अपने सर्टिफाइड कॉपी के एनालिसिस में दिखाया भी कि मैंने अपने अटेम्प्ट में छोटा सोचा था कि अमेंडमेंट बहुत नॉर्मल सा है, काम नहीं आएगा, इस पर क्वेश्चन नहीं बन सकता, और उसी पे क्वेश्चन आ गया था और मैं उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी। तो इसलिए आपको सारे अमेंडमेंट्स कवर करने ही हैं। कुछ अमेंडमेंट्स आप मल्टीपल टाइम देखोगे तो आपको रीड हो जाएंगे, और कुछ जो आपने समझ के किए हैं जिनमें कंसेप्चुअल था वो आपको याद हो ही चुके होंगे। तो लेट मी नो कि ये वीडियो और ये अमेंडमेंट्स की PDF आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और हाँ, एक और चीज़ मैं ये सोच रही थी कि इन अमेंडमेंट से रिलेटेड ना मैं क्वेश्चंस का अलग से कुछ आप लोगों के लिए हेल्प लेकर आऊँ। तो लेट मी नो इफ़ यू वांट दैट और नॉट। सो राधे कृष्ण।